सो थोड़े सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ और रिजल्ट्स कर लेते हैं आज। सो जनरली क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सैंपल है, जैसे मैंने है ना पहले भी डिफाइन किया था कि मान लीजिए लेट x1 x2 xn be a random sample from a population with PDF fx and CDF, मान लीजिए fx of x है, mean mu and variance सिग्मा स्क्वायर। मतलब ये सब इंफॉर्मेशन आपको पता है पॉपुलेशन के बारे में कि ये रैंडम सैंपल का मतलब जस्ट IID रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, दिस इज रैंडम वेरिएबल्स। सो IID रैंडम वेरिएबल्स एक्चुअली, सो रैंडम सैंपल मींस IID रैंडम वेरिएबल्स। सो ये IID है जिसका कॉमन PDF ये है, कॉमन CDF ये होगा, उसका कॉमन मीन म्यू है एंड कॉमन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हो सैंपल मीन मैं अगर डिफाइन करूंगा तो सैंपल मीन का मतलब ये होगा समेशन xi I फ्रॉम 1, है ना, या बोलूं तो फर्स्ट सैंपल मोमेंट ये होगा एक्चुअली, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर सेकेंड या rth सैंपल मोमेंट की बात करूं, सो rth सैंपल मोमेंट तो ये आपका होगा 1/n समेशन I फ्रॉम 1 to n, क्या होना चाहिए rth सैंपल मोमेंट, सर ये xi की पावर r हो जाएगा। हाँ xi की पावर r हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर जो होता है उसमें आपको याद है मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, वहां ये यूज होता है कि फर्स्ट सैंपल मोमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट पॉपुलेशन मोमेंट, सेकंड सैंपल मोमेंट इज इक्वल टू सेकंड पॉपुलेशन मोमेंट, थर्ड सैंपल मोमेंट इज इक्वल टू थर्ड पॉपुलेशन मोमेंट, जितने भी पैरामीटर्स है उसके हिसाब से जितनी जरूरत है आपको उसके हिसाब से स्टार्ट विद द फर्स्ट मोमेंट। सो वहां यही करते हैं हम लोग मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर फाइंड करने के लिए। सो अलग-अलग सैंपल अलग-अलग पॉपुलेशन से ले रहे हैं यहाँ पे। नहीं देयर आर n सैंपल्स, तो n सैंपल्स क्या कॉमन पॉपुलेशन है ना, जिसका ये PDF है, ये CDF है, ये मीन है और ये वेरिएंस है। इन सब रैंडम वेरिएबल का कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है और ये सब इंडिपेंडेंट है। एक पॉपुलेशन में डिफरेंट हम लोग सैंपल कंसीडर करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन ही है क्योंकि एक ही पॉपुलेशन से कंसीडर कर रहे हैं। तो कॉमन PDF है, कॉमन CDF, कॉमन मीन, कॉमन वेरिएंस, ठीक है। सर आपने कहा ना R सैंपल नहीं rth सैंपल मोमेंट, इसका डेफिनेशन से rth मोमेंट क्या होता है पॉपुलेशन में, मैं बोल रहा हूं, मैं अगर बोलूं फर्स्ट मोमेंट, इसका क्या डेफिनेशन होगा सर एक्सपेक्टेशन ऑफ x, हाँ, और मैं बोलूंगा rth पॉपुलेशन मोमेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r। हाँ, तो ये आप पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो ना। अब क्या है हमारे पास सैंपल है, वी हैव अ सैंपल n सैंपल्स, ठीक है ना, फ्रॉम अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन से लिए गए हैं ये। तो rth सैंपल मोमेंट का मतलब ये होगा 1/n समेशन xi की पावर r। फर्स्ट सैंपल मीन या फर्स्ट सैंपल मोमेंट का मतलब ये, मीन भी लिख सकते हो, फर्स्ट सैंपल मीन सेकंड, है ना, इस तरीके से। सो ये टर्म्स डिफाइन कर रहा हूं मैं। अब एक और टर्म होता है सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस को कैसे डिफाइन करते हो आप लोग? सैंपल वेरिएंस का डेफिनेशन, हाँ कैपिटल S स्क्वायर एक्चुअली, यस, हाँ कैपिटल S स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n - 1 समेशन xi - x बार होल स्क्वायर। यही डेफिनेशन कैसेला बर्गर में भी है, ये है ना, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, या वीकर में भी यही डेफिनेशन है, xi - x बार होल स्क्वायर I फ्रॉम 1 to n, ठीक है। सर फिर जो 1/n जो होता है वो सैंपल मीन स्क्वायर है क्या? बोल सकते हो उसको। एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली यहाँ पे लॉजिक ये डिफाइन करने का है जहाँ पे मान लो आपका सर ये x बार की वजह से हो रहा है ना,
क्योंकि एकदम डिपेंडेंट हो गई ना। हाँ। -1 इंडिपेंडेंट बचते हैं। मतलब यहाँ पे म्यू अननोन है एक्चुअली, तो उसके लिए हम ले रहे हैं 1/n जब लेंगे तो इसका लॉजिक ये है कि समहाउ सैंपल वेरिएंस जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो मैं चाहता हूं कि वो अनबायस्ड एस्टिमेटर हो सिग्मा स्क्वायर का, तो इसीलिए 1/n-1 लेना पड़ता है। मतलब ये अनबायस्ड एस्टिमेटर, अगर आप 1/n ले लोगे तो ये अनबायस्ड नहीं रहेगा सिग्मा स्क्वायर के लिए, तो इसीलिए इसको सैंपल मोमेंट डिफाइन, सैंपल वेरिएंस डिफाइन किया गया है ताकि ये अनबायस्ड हो जाए। तो यहाँ हमने म्यू को है ना अननोन कंसीडर किया है हालांकि इस केस में। सर स्मॉल एस स्क्वायर को कहते हैं। स्मॉल स्क्वायर टर्म ले सकते हो लेकिन मैं यूज नहीं करूंगा वही स्मॉल एस स्क्वायर। स्मॉल एस स्क्वायर जो है, जो आप कहना चाहते हो 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, वो ml ही आता है सिग्मा स्क्वायर का, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर आता है, तो मैं उसको कभी यूज करूंगा नहीं। हम उसको यूज करते हैं, कब इसको यूज करते हैं, उसमें कंफ्यूजन रहता है। नहीं नहीं, आपको कहाँ पे जरूरत है, जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला जानते हो n माइनस एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, हर जगह कैपिटल एस स्क्वायर यूज होगा। मैं बोला मैं स्मॉल एस स्क्वायर नहीं यूज करूंगा, मतलब उसको मैं कहीं सैंपल वेरिएंस बोलूंगा ही नहीं कभी। मैं कभी भी सैंपल वेरिएंस यूज करूंगा तो उसका मतलब मेरा यही होगा, ठीक है ना। बुक्स में भी इवन आप वीके रोहतगी वाली बुक पढ़ लो, कैसेला वाली बुक्स में सैंपल वेरिएंस यही डिफाइन कर रखा होगा, ऐसा नहीं 1/n वाले को बोल रहा होगा। सर जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं या टेस्ट यूज करते हैं उसमें भी ये वाला यूज करता है ना। देखो जहां पे म्यू अननोन होगा ये यूज करना पड़ेगा, म्यू अगर नोन है तो उसको मैं सैंपल वेरिएंस नहीं बोलूंगा एक्चुअली। जैसे आप म्यू, जैसे अभी हम थ्योरम्स लिखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर मैं चलो क्वेश्चन ही लिखता हूं, मान लो लेट x1 x2 xn दे आर IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाता है देन व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार, है ना, या मैं सिंपली आपसे पूछूं तो यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, जैसे हाँ ठीक है, पहला ये मेरे पास है कि 1/n समेशन xi जो कि x बार है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। दूसरा जो आता है 1/n समेशन xi माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, xi माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, या n हटा दो चाहो तो भी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और तीसरा समेशन xi माइनस x बार अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सर पहला तो नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर बाय n हो जाएगा, दूसरा काई स्क्वायर n हो जाएगा, n होगा, तीसरा काई स्क्वायर n माइनस 1 हो जाएगा। और ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ x बार यूज हुआ है, तो इसका प्रूफ आप देख सकते हो, प्रूफ है ना लोगों ने, ये वही है एक्चुअली, ये वही है ना। अगर मैं एस स्क्वायर जैसे अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं, मैं अगर ये डिफाइन कर रहा हूं समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n-1 एस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका xi माइनस x बार होल स्क्वायर, सर सिग्मा ठीक स्क्वायर है। डिवाइड कर अब सिग्मा स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दो, और आप लोगों को थ्योरम पता होगा कि जो n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर है, जो पॉपुलेशन नॉर्मल है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है। सर ये याद आएगा ना काई स्क्वायर n माइनस 1। ये काई स्क्वायर n-1 आता है। इसका प्रूफ देखना पड़ेगा आपको, अगर आप चाहते हो कैसे आया तो प्रूफ है, कैसेला वर्गो ने प्रूफ किया हुआ है, क्योंकि प्रूफ काफी लेंदी है, सो प्रूफ है। यहाँ पे क्यों काई स्क्वायर n बना, आप ये ध्यान दो, ऐसा क्यों हो रहा है एक्चुअली। सो यहाँ पे आप म्यू यूज कर रहे हो, है ना, तो जब म्यू आपके पास नोन है तो आप xi माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा। अगर इसी पॉइंट को मैं यहाँ लिखूं, अगर मान लो फोर्थ पॉइंट जैसे xi माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल 0 1, सर ठीक। सर इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, काई स्क्वायर, ठीक है ना। सो ये आपका काई स्क्वायर 1 है। अब इसी पे आपने क्या किया, समेशन ले लिया, तो यहाँ पे आपने इसी पे समेशन ले लिया, सॉरी गलती से इन्फिनिटी लिख दिया मैंने, ये सैंपल साइज n है मेरा, हाँ वही मैं सोच रहा था सर आपने क्या लिख दिया। नहीं वो गलती से लिख दिया मैंने, हाँ। सो अगर मैं इसी पे अगर समेशन ले लूं मैं अगर, तो काई स्क्वायर 1 ऐड होता चला जाएगा n टाइम, तो काई स्क्वायर n हो गया एक्चुअली।
जी म्यू और एक्स बार तो एक ही होता है। म्यू और एक्स बार सर वो कह रहा है कि सेम है। नहीं, तो म्यू जो है ना वो पॉपुलेशन का, मान लो आप सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे क्या है आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, लेकिन आपको ये नहीं पता उस नॉर्मल का मीन क्या है। तो जब म्यू अननोन होगा तो आपको उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा। जैसे कोई, मैं आपको एक डेटा पॉइंट है, 1 लाख डेटा पॉइंट है मान लो, मैं बोला हूँ ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो आपको उसमें आप क्या पूछेगा, मीन क्या है इसका। तो पॉपुलेशन हो सकता है बहुत लार्ज पॉपुलेशन हो, तो उसका मीन नहीं पता हमें, तो हमें मीन डिसाइड करना है। जैसे इंडिया का ही एवरेज एज मैं एक बार डिस्कस कर रहा था कि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो जैसे अब मोदी जी भाषण देते बोलते हैं कि इंडिया का एवरेज एज, अभी तुम गूगल करोगे तो आएगा 27-28 साल अराउंड आएगा, 25 से 30 के बीच में आएगा एवरेज एज ऑफ इंडिया, जो पूरी पॉपुलेशन है उसका एवरेज एज है। तो उसको कैसे पता, क्या उसने पूरे इंडिया का एक एक आदमी का पूछा है या ऐड किया है, एक्चुअली उसने एस्टिमेट किया एक्चुअली, है ना, हाँ यस सर। कि एक लार्ज पॉपुलेशन बेस में उन्होंने एस्टिमेट किया है, वो हर पॉपुलेशन ऐड नहीं, ऐसा नहीं किया है। तो क्या होता है, कोई आपके पास एक पॉपुलेशन जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बता दिया मैंने, अब म्यू नहीं पता क्या है, हमें पता नहीं म्यू क्या है, तो उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो एस्टिमेट करने के लिए डिफरेंट जगह से आप कुछ सैंपल कलेक्ट करोगे, उस सैंपल के अकॉर्डिंग आप कुछ कंक्लूजन निकालोगे, फिर वो कंक्लूजन को हम पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे। तो ये जो एक्स बार है वो सैंपल मीन बोलते हैं उसको हम, और म्यू जो है वो पॉपुलेशन मीन है। तो एक्स बार जो हमारा एस्टिमेटर होगा म्यू का, जब म्यू अननोन है, अगर म्यू नोन है तो कोई काम ही नहीं है इन्फ्रेंस का फिर, क्योंकि तो पता है मुझे, तो यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम एक्चुअली अननोन चीजों को एस्टिमेट करेंगे यहाँ पे। तो जैसे अगर मेरा म्यू अननोन है तो मैं उसको एस्टिमेट करूंगा, मतलब उसकी वैल्यूज जानने की कोशिश करूंगा कि क्या होगी। तो अब जैसे मान लो पूरे इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, तो अगर इंडिया में पूरा ये एज जानने का किया जाए तो बहुत सारा वो लगेगा ना, टाइम एंड वो लगेगा, तो हम कुछ उसके लिए एस्टिमेट के लिए कुछ सैंपल लेके उसके बेसिस पे डिसाइड कर लेंगे, ये चीज है। सर उसी के लिए तो पूरा सैंपलिंग सर्वे डेटा का पूरा, फिर इंटरेक्ट लगा के फिर हम हाइपोथेसिस वगैरह लगा के निकालते हैं। तो ये समझ में आया सर, म्यू इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स और एक्स बार को हमको अलग से निकालना पड़ेगा, इतना ही समझ में आया। म्यू इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, हाँ, म्यू इज ई ऑफ एक्स। अब एक्स का कोई, जैसे क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए हमने कोई पॉपुलेशन, आपको 10 डेटा पॉइंट दे दिया मैंने, जैसे 1 2 3 0.5 इस तरह 10 नंबर दिए, आपको पूछूंगा उसका एवरेज निकालो, तो एवरेज क्या है, वो एक्स बार है एक्चुअली, ठीक। अब वो जरूरी नहीं कि जो एक्स बार आ रहा है, एक्चुअली जिस पॉपुलेशन से वो 10 पॉइंट उठाए गए हैं उसमें बहुत लार्ज डाटा है, उसमें 10 पॉइंट आपने उठाए तो उससे एक्स बार मिला आपको, बट वो जरूरी नहीं कि जो एक्स बार आया वही ई एक्स होगा, उस पूरी पॉपुलेशन के लिए ई एक्स सेम ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये कहेंगे कि हाँ मेरा जो मीन है, हम एस्टिमेट करेंगे म्यू को, अगर जरूरत है तो म्यू हम मान के चलेंगे एक्स बार है, उसके बेसिस पे आगे काम करेंगे जब मुझे म्यू एग्जैक्ट नहीं पता है। तो मतलब म्यू एक टाइप होगा जिसमें म्यू गिवन होगा, एक टाइप है जिसको हमको एक बार निकालना पड़ेगा। हाँ, म्यू अगर नहीं पता है, तुम्हें कोई बहुत लार्ज जहाँ म्यू नहीं पता है तो उसको हम एस्टिमेट करेंगे एक्स बार से। मतलब एक्स बार क्या है, एस्टिमेटर बोल सकते हैं। यस, एस्टिमेटर है मेरा, कि मैं उसको एस्टिमेट करना चाह रहा हूँ। म्यू अननोन है, म्यू जो है आपका जो पैरामीटर है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो नहीं पता है मुझे एग्जैक्ट वैल्यू क्या है म्यू की, तो उस केस में हम उसको एस्टिमेट करेंगे। कहाँ से एस्टिमेट करेंगे, कुछ डेटा पॉइंट आपको इंफॉर्मेशन दे रखा होगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग मुझे कंक्लूड करना है कि इसका एस्टिमेटर म्यू की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो ये आएगी। अब अगर है ना डिफरेंट डेटा पॉइंट डिफरेंट आएगा, तो इसीलिए क्या होता है, कोई जरूरी नहीं कि जो एक्स बार की वैल्यू है वो एग्जैक्टली म्यू के इक्वल आएगी, जरूरी नहीं है। बट अगर म्यू पता ही नहीं है तो वी विल एस्टिमेट दैट बाय म्यू एक्स बार। तो एक्स बार की जो वैल्यू आएगी, मतलब मैं तुम्हें मतलब 10 नंबर दे दिया, 1 2 3 4 इस तरह से डिफरेंट या किसी डेटा पॉइंट्स है, उसका एवरेज निकालोगे तो वो हम नहीं पता है म्यू मुझे, तो मैं उस म्यू को एस्टिमेट करूंगा एक्स बार से। तो एक्स बार की जो वैल्यू आएगी तो मैं अभी अज्यूम कर लूंगा एक्स बार की वैल्यू वही म्यू है, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे काम होगा।
ये चीज है, क्योंकि एग्जैक्टली म्यू अननोन है तो मुझे उसको डेटा के करस्पॉन्डिंग एस्टिमेट करना है यहाँ पे। सर सैंपल मीन स्क्वायर और सैंपल वेरिएंस में डिफरेंस सैंपल मीन स्क्वायर और सैंपल वेरिएंस। सो व्हाट इज अ मीन स्क्वायर? हाँ, इसमें टर्म का कोई बताओ डेफिनेशन क्या है? सैंपल मीन स्क्वायर क्या लिखोगे आप? सो व्हाट इज द डेफिनेशन? पहले कोई डेफिनेशन बताओ पहले। अच्छा, ये मैं लिख रहा हूँ, उसमें पहले इसको कंटिन्यू प्रोसेस पे आता हूँ। देखो, एक तो और इसका थ्योरम ही लिख दिया मैंने, ये एक थ्योरम है जिसको मैं यूज करूंगा आगे। तो यहाँ पे एक और रिजल्ट ये आता है कि x बार और जो एस स्क्वायर होता है ना, दे आर इंडिपेंडेंट, है ना। ये अक्सर यूज होगा एग्जाम में और गेट में क्वेश्चन भी आए हैं इस पे। सो x बार इन एस स्क्वायर जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। सर बेसिकली मीन स्क्वायर में हम मतलब बाई आई या मतलब एक्स आई माइनस एक्स कैप लेते हैं, वहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू उसका स्क्वायर बाय एन होता है, जैसे ये डिफरेंस है। ओके, एक मिनट, मैं देखो अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो मैं चूंकि यहाँ पे जो सैंपल मीन स्क्वायर है और जो सैंपल वेरिएंस है मैं उसको सेम लेके चल रहा हूँ, हालांकि तुम और ये समझो तो। लेकिन ऐसा डिफाइन कुछ जगह तुम देखोगे ऐसा डिफाइन कर रखा होगा कि सैंपल वेरिएंस को वो लोग ऐसा डिफाइन करते हैं 1/n के टर्म में डिफाइन करते हैं कुछ बुक। लेकिन इस तरह का टर्म जो सैंपल मीन स्क्वायर टर्म है वो कहीं मुझे मिला नहीं, वीके और अदली में या इस सब में मुझे कहीं मिला नहीं, तो उसको इसमें यूज नहीं। वो ये वर्ड आई थिंक यूज होता है सैम्पलिंग थ्योरी में, है ना, जो अलग सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ पे एस्टिमेट इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सर वहाँ जो मीन स्क्वायर सैंपल मीन स्क्वायर को वेरिएंस ही ले लेते हैं। सर वो शायद इसमें यूज होता है नोवा में हाँ, एनोवा और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट वो सब है ना, उसमें जाके यूज होगा। एरर वाला निकालना होगा तो शायद इसमें होता है। सर बायस सिस्टम में रहता है तो मीन स्क्वायर और अनबायस रहता है तो वेरिएंस। ओके, हाँ सर ये होता है। सो बायस है तो मीन स्क्वायर एरर लेते हैं, ठीक है। और तो अगर अनबायस्ड हुआ तो वही मीन स्क्वायर एरर वेरिएंस के इक्वल आ जाता है ना, है ना, कि अगर वो मीन स्क्वायर एरर इज इक्वल टू वेरिएंस इफ इट इज जो एस्टिमेटर है वो आपका अनबायस्ड है। हाँ, तो मतलब जनरली अगर मैं डिफाइन करूं जैसे हालांकि बायस वो जो अनबायस्ड में वो सब आएगा, अगर मीन स्क्वायर एरर अलग चीज है ना, वो तो मैं आगे डिफाइन करूंगा। तो जैसे मान लो मैं अगर बोलता हूं, एक मिनट, जैसे क्या होता है कि लेट टी बी एस्टिमेटर ऑफ अननोन पैरामीटर। सो टी बी एस्टिमेट, ये तो तुम लोग आगे पहुंच गए। अननोन पैरामीटर मान लो थीटा है, ठीक। तो यहाँ पे वो टर्म आता है बायस, मतलब बायस ऑफ टी निकालना है मुझे। तो क्या होता है डेफिनेशन, या मीन स्क्वायर एरर ऑफ दिस एस्टिमेटर विद रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना, मीन स्क्वायर एरर। तो कैसे डिफाइन करते हो बताओ, जो तुम बात किए हो। तो ये बोल रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या डेफिनेशन है बायस का? एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस टी। हाँ, या तो ऐसे लिख सकते हो आप, या ओपन करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मीन स्क्वायर एरर ऑफ टी? एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा माइनस। हाँ, ये आपका होता है। इसको ओपन करते हो तो क्या आता है, अगर इसी में मैं आपको, अगर इसको मैं ओपन करूं तो क्या आएगा, ये t माइनस ई ऑफ टी का होल स्क्वायर प्लस ये आता है ना। इसको प्रूव भी कर सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? वेरिएंस ऑफ हाँ, वेरिएंस ऑफ टी प्लस बायस ऑफ टी होल स्क्वायर। तो ये हालांकि एक फॉर्मूला होता है मीन स्क्वायर एरर का, लेकिन ये सब चीजें अभी आगे आएगा। जो आप लोग बोल रहे थे ना सैंपल मीन स्क्वायर, तो देखो कुछ बुक में, जैसे मैं अगर बुक में पढ़ो तो यहाँ कुछ लोग ऐसे डिफाइन करते हैं
इसी को सैंपल मीन स्क्वायर बोलेगा। तो हालांकि इसके मैं जरूरत यूज करूंगा ही नहीं, एग्जाम में इस टर्म का कोई यूज नहीं है, ना किसी क्वेश्चन में इस वर्ड की जरूरत है सैंपल मीन स्क्वायर की, ठीक है ना, और ना किसी क्वेश्चन में आया, ना मैं थ्योरी में इसको यूज करूंगा। मैं सैंपल वेरिएंस यूज करूंगा, जो सैंपल वेरिएंस सिलेबस में भी है और जिसका मीनिंग जो है एक्चुअल डेफिनेशन है, मेरा जो रेफरेंस बुक है वो कैसेला बर्गर और विकर वैद्य वाली है, उसमें देख लो, तो उसमें डिफाइन कर रखा होगा 1/n-1 समेशन xi - x बार होल स्क्वायर, तो 1/n-1 ही लेके चलूंगा मैं, ठीक है। बाकी सैंपल मीन स्क्वायर वर्ड में यूज करूंगा ही नहीं। स्मॉल एस स्क्वायर क्या है उससे मुझे कोई मतलब है ही नहीं, मुझे कैपिटल एस स्क्वायर से मतलब है, और इसी के रेस्पेक्ट में बाकी सारे काम होंगे यहाँ पे, बाकी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये है, अगर तुम यहाँ पे देखो, अभी तो मैं बस तुम्हें बैकग्राउंड बता रहा हूँ। यहाँ पे एक्चुअली हमने लास्ट क्लास में, यहाँ देखो कुछ इस तरह का टर्म यूज है जो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे, हमने ये डिस्कस किया था जस्ट थ्योरेटिकली मेनली। अभी मैं इसमें नहीं आया हूँ, ये आगे स्टार्ट करूँ। यहाँ पे अनबायस्डनेस, सफिशिएंसी, फैक्टराइजेशन थ्योरम, कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स, कंसिस्टेंसी, रिलेटिव एफिशिएंसी, यूएमबीयूई है ना, राव ब्लैकवेल, लेमन सेफी, देयर एप्लीकेशंस, क्रैमर राव इनइक्वालिटी, यूएमबीयूईस, मेथड ऑफ एस्टिमेशन है, मेथड ऑफ मोमेंट, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, इनवेरिएंस ऑफ एमएलई, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन and application in simple linear regression model, confidence interval, confidence coefficient, confidence intervals for the parameter of univariate normal to independent normal exponential, फिर टेस्टिंग। तो यहाँ पर वो वर्ड यूज ही नहीं किया इसमें कहीं पे, है ना, इन लोगों ने भी यूज नहीं किया, सैंपल मीन सैंपल वेरिएंस भी यूज नहीं किया ऐसे तो, लेकिन है ना, मतलब सैंपल मीन एक्स बार को मैं डिफाइन कर रहा हूँ और सैंपल वेरिएंस हमारा 1/n-1 समेशन xi - x होल स्क्वायर, तो इसी बेसिस पे मैं सारा काम करूंगा, आगे जरूरत पड़ेगी तो, है ना। सैंपल मीन स्क्वायर वर्ड यूज करूंगा ही मैं, ठीक है। ठीक है, देखो आगे तो अभी थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ जो हम यूज है ना करेंगे यहाँ पे, तब यहाँ से स्टार्ट करूंगा अनबायस्ड से। तो पहले देखो एक बार, तो ये तो है ना, आगे मैं अनबायस्ड जब बताता तो उसमें यूज करूंगा अनबायस्ड में कि अनबायस्ड एस्टिमेटर है ना, अगर तुमने भूल ही दिया, जैसे मान लो कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर एक वर्ड आएगा आगे, ये यहीं पे लिख लो। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर की क्या डेफिनेशन है कि कोई एस्टिमेटर है, एन एस्टिमेटर, टी मैं यूज करूंगा, टी का मतलब होगा कि टी फंक्शन ऑफ x1 x2 xn, अगर टी लिख रहा हूं ना तो इसका मतलब होगा टी इज फंक्शन ऑफ x1 x2 xn, ठीक है ना, इस तरीके से, तो थीटा नहीं होगा। सो दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, unbiased estimator of theta if and only if, क्या होता है डेफिनेशन, तो सबको बताइए। सो is theta for all theta belongs to parameter space, so यहाँ ये big theta मैं नोटेशन यूज करूंगा, तो ये जो big theta लिख रहा हूँ दिस इज अ पैरामीटर स्पेस, मतलब थीटा की सारी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, जैसे मान लो नॉर्मल में लिखोगे तो अगर पैरामीटर ना, थीटा जस्ट नोटेशन है, म्यू जैसे एक पैरामीटर है, तो नॉर्मल में म्यू क्या होता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो म्यू के लिए पैरामीटर स्पेस पूरा सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। सिग्मा स्क्वायर जैसे एक पैरामीटर है, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होगी, तो सिग्मा स्क्वायर के रेस्पेक्ट में जो पैरामीटर स्पेस है वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गया। इस तरीके डिफरेंट है ना, जैसे मान लो अब तुम कोई दूसरा एग्जांपल ले लो जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रहता है पैरामीटर, तो उस केस में कई बार रेस्ट्रिक्टेड रहेगा ना, जैसे p की वैल्यू मान लो बाइनोमियल में p बोल देगा कि 0 से 1/2 के बीच ही है, कई बार ऐसा होगा, तो उस केस में ये पैरामीटर स्पेस हो गया। तो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर, तो ये स्मॉल थीटा है, ये बिग थीटा मैं लिख रहा हूँ, है ना, उस तरीके से। तो ये तो डेफिनेशन है, अभी उस पे आएंगे, पहले कुछ रिजल्ट्स लिखो उससे पहले। तो इससे पहले एच बता दीजिए सर, ये जो एच लिखा है आपने, ये एच नहीं, एक्चुअली मैं वैसे नोट कर रहा हूँ, बुक में ये लिखा होगा ऐसा, बुक में ये लोग ऐसा बड़ा वाला थीटा लिखा होगा, हाँ ऐसा लिखा होगा एक्चुअली, सो वही मैं उसको वही ऐसे लिख रहा हूँ, ये बिग थीटा लिखा होगा तो मैं इसको बस ऐसे लिख रहा हूँ, ये बिग थीटा है, मतलब पैरामीटर स्पेस बोल रहा हूँ ना, जैसे सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो यहाँ इसका नाम होगा पैरामीटर स्पेस, मतलब पैरामीटर जो है उसकी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज वो क्या हो सकती है, तो वो एक सेट जैसे रियल नंबर में बोला नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर जैसे है, सो म्यू एक पैरामीटर है, तो म्यू के रेस्पेक्ट में पैरामीटर स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्यों, क्योंकि मीन कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। सो इसमें मैं आऊंगा, ये सब बाद में आएगा, पहले कुछ पहले के रिजल्ट्स लिखो। सो ये देखो, ये कुछ रिजल्ट्स हैं, अगर मान लो ये तुमने x1 x2 xn, ये रैंडम सैंपल है साइज n का फ्रॉम पॉपुलेशन नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर,
तो हमने ये देखा कि एक्स बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो नॉर्मल ही होगा। इसका मीन फाइंड करो, मीन तो फाइंड कर सकते हो सब लोग, तो एक्स बार का अगर मीन फाइंड करोगे सो इसमें मीन लगा दो एक्सपेक्टेशन, तो 1/n समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स आई, ईच एक्स आई का मीन म्यू है क्योंकि आईआईडी है, रैंडम सैंपल मतलब आईआईडी, तो ये म्यू ही आ जाएगा। इसका वेरिएंस फाइंड करके देखो, इसमें वेरिएंस ऑपरेट करोगे तो 1/n बाहर आएगा 1/n² बन के, ठीक। इसमें अगर लिख के बताऊं तुम्हें, सो इसका वेरिएंस फाइंड करोगे तो ये आएगा σ²/n आएगा तुम्हारे पास, तुम कैलकुलेट करके देख लो अभी। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा xi माइनस म्यू अपॉन σ², इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ म्यू यूज हुआ है, ठीक है ना, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन chi² n है, और अगर यहाँ पे म्यू के प्लेस पे x बार यूज करते हो xi माइनस x बार अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन chi² n-1 आएगा, और ये वही है जो वहां लिखा हुआ है मैंने n-1 s²/σ², क्योंकि ये थ्योरम है ना, ये थ्योरम है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा chi² n-1। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों घट गया, क्योंकि यहाँ म्यू की जगह x बार यूज हुआ है, तो तुम इसका प्रूफ देखोगे तो वहां उन्होंने प्रूफ किया है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। म्यू कोई कांस्टेंट था, यहाँ x बार यूज किया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि x, ये तो हमने पहले बताया कि ये नॉर्मल 0 1 है और इसका स्क्वायर किया chi² 1, फिर यहाँ तुमने समेशन किया तो chi² n बन गया ये चीज है। और ये वाली चीज n-1 s² वर्ड अक्सर यूज होगा आगे, सो n-1 s²/σ² इज, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी chi² n-1। अब जैसे अक्सर तुम्हें जरूरत पड़ेगी है ना, जैसे मैं अगर लिखूं तुम्हारे पास, देखो जैसे तुम्हारे पास है क्वेश्चन ही लिख लो, मान लो क्वेश्चन ये है कि लेट x1 x2 xn दे आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स नॉर्मल म्यू σ², ठीक। देन ऑप्शन ए है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ s², what is the variance of s², what is the expectation of x bar, ये तो लिखे रखा है हमने, and what is the variance of x bar। अब s² क्या है, जहां भी मैं x बार यूज कर रहा हूं तो मैंने डेफिनेशन क्लियर कर दिया है कि x बार को मैं सैंपल मीन जो है वो मेरा x बार है, x बार का मीनिंग है 1/n समेशन xi, और मैं जो डेफिनेशन ले रहा हूं सैंपल वेरिएंस का वो ये है मेरा 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, ये है, तो यही मेरा कैपिटल s² होगा, ठीक है। और ये यहाँ x बार है, x बार का मीनिंग ये रहेगा, s² का मीनिंग ये जरा कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा, इसको यूज कर सकते हो तुम। रिजल्ट इसके करस्पॉन्डिंग बता ही रखा है मैंने, n-1 s²/σ², तो ये आसान रहेगा तुम्हारे लिए। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है chi², पहला तो सिग्मा स्क्वायर ही आ जाएगा, हाँ ये σ² आ जाएगा, 2 × n-1 सिग्मा की पावर 4, नहीं थोड़ा चेक करो कैलकुलेशन, क्यों σ² आएगा? अच्छा हाँ σ² है, नहीं सर वो जो रिजल्ट आपने बताया ना, ये -1 इससे निकाला। हाँ, इस पे वेरिएंस दोनों तरफ ऑपरेट करो आप, क्या आएगा, 2 सिग्मा पावर 4 डिवाइडेड बाय n-1। हाँ ये आएगा। और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, आप देखना भी, मैं बीआई करूंगा आप करोगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन में वेरिएंस s² पूछा गया है, एक दो क्वेश्चन ऐसा मिला है मुझे जो PYQ में ही है, मतलब आपको भी मिलेगा। सो 2 सिग्मा 4 अपॉन n-1 आएगा, मैं प्रूव कर देता हूँ मैं भी, देखो सो जो भी जिसको समझ नहीं आता मैं उसको ट्राई कर सकता हूँ प्रूफ करने का, ठीक है ना। और ये तो सिंपल है, ये आपका म्यू ही आ जाएगा और ये σ² n आ जाएगा। देख लो ऐसा अगर प्रूफ करना तो इजी है, यहीं पे आप दोनों तरफ e ऑपरेट कर दो, इसमें e ऑपरेट कर लो, सो दिस अपॉन σ², chi² n-1 का मीन क्या होता है, जस्ट n-1, तो ये बाहर कर लो, सो n-1 अपॉन σ² e ऑफ s², यहाँ रैंडम वेरिएबल s² है, बाकी तो कांस्टेंट है ना, σ² भी कांस्टेंट है, सो ये n-1, तो यहाँ से आपको पता चला e ऑफ s² सिंप्लीफाई कर लो, जस्ट σ² आ गया, ठीक। वेरिएंस चाहिए तो आप दोनों तरफ वेरिएंस ऑपरेट कर लो, तो इस रिजल्ट में आप दोनों तरफ वेरिएंस ऑपरेट करो, मतलब इस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, सो वेरिएंस ऑफ n-1 s²/σ², दिस इज 2 टाइम n-1, क्योंकि chi² n का वेरिएंस होता है 2n, तो या chi² n-1 है तो वेरिएंस 2n-1 हुआ, तो 2 टाइम्स n-1। अब जब वेरिएंस बाहर आएगा ये तो n-1 स्क्वायर बन के आएगा, σ² बाहर आएगा, σ4 बन के आएगा,
वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर, सो ये हो गया 2 टाइम n माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से, सो यहाँ से वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर, तो कई बार आपको e ऑफ s4 की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो यहाँ से वो आ जाएगा। जैसे आपको मान लो इसी में अगर मैं पूछ लेता उसकी जगह कि मान लो e है, कि इसी में अगर e ऑप्शन है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ s की पावर 4, ये क्या आएगी, ये से आ जाएगा ना वो। तो यहाँ से आ गया 2 सिग्मा की पावर 4 अपॉन n माइनस 1। अब अगर कभी जरूरत पड़ती है आपको इसकी e ऑफ s4 की, तो क्या आएगी देख लो, इसी को आगे फर्दर सिंप्लीफाई करो। हाँ ये सर वेरिएंस ऑफ s स्क्वायर प्लस s हाँ, का तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा 4 अपॉन n माइनस 1 प्लस कितना सर सिग्मा की पावर 4 e ऑफ s स्क्वायर का स्क्वायर, तो सिग्मा 4 तुम एलसीएम में ले सकते हो, है ना, सो 2 बाई n माइनस 1, सर n प्लस 1 बाय n माइनस 1, ठीक है, तो 2 प्लस n माइनस 1, तो n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 टाइम सिग्मा की पावर 4। चेक करो। हाँ भाई राजा बताओ, कुछ पूछ रहा कोई? सर आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर को सिग्मा स्क्वायर लिखा है और सैंपल वेरिएंस का डेफिनेशन में 1 बाय n को यूज किया है। नहीं ना, कहाँ और भाई यूज किया मैंने यहाँ, अच्छा यहाँ गलती से लिख दिया मैंने, देख लो फिर से, ये मैं यहाँ फिर से मैं बोलना वही चाह रहा हूँ, यहाँ मेरा डेफिनेशन n माइनस 1 होगा, नॉट n होगा, ठीक है ना। सो ये वो, अच्छा यहाँ पे मैंने n लिखा है, यहाँ पे n माइनस 1 लिखा है, ठीक है ना। सो एक्चुअली मीनिंग मेरा वही, दिमाग में वही है। सो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, चेक कर लो एक बार फिर से, n माइनस 1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर n माइनस 1 तभी होगा जब तुम्हारा एस स्क्वायर ये है, अदरवाइज 1 अपॉन n वाला एस स्क्वायर लोगे तो का स्क्वायर n माइनस 1 नहीं आएगा। अगर सैंपल वेरिएंस तुम्हारा 1 अपॉन n माइनस 1, तो मैं हर बार यही यूज कर रहा हूँ, जो पहले लिखा है मैंने वही यूज कर रहा हूँ, है ना। सैंपल वेरिएंस यहाँ जो यूज किया मैंने, ये जो एस स्क्वायर मेरा यही है और यही पूरा कोर्स में रहेगा, चेंज नहीं होगा ये, कि 1 अपॉन n माइनस 1 दिस। तो यहाँ पे वही मीनिंग है, वो गलती से मैंने लिख दिया होगा, मतलब लिख दिया है, सो इस तरीके से। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया n माइनस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, तो ये बनाएगा तुम्हारा ये, तो फिर काई स्क्वायर n माइनस 1 होगा। तो ये तभी, इसीलिए एक्चुअली सैंपल वेरिएंस डिफाइन करने के पीछे का स्टोरी भी यही है, रीजन भी यही कि सैंपल वेरिएंस 1 अपॉन n क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि वो अनबायस्ड नहीं है, तो इसलिए हमने 1 अपॉन n माइनस 1 डिफाइन किया। और ये बुक्स में ये लाइन लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम कैसे लावर की बुक देख लो, विकेर दोनों लिखा है कि हम क्यों n माइनस 1 ले रहे हैं, क्यों n नहीं ले रहे हैं, इस तरीके से। सर वो सैम्पलिंग पे और इन्फरेंस में सेम नोटेशन आ जाता है ना, तो फिर कंफ्यूजन होता है। हाँ राइट तो कर लेता है सैंपल में स्क्वायर। हाँ ठीक है जी। तो थोड़े से और एक दो देखो क्वेश्चन लिखता हूँ, एक दो रिजल्ट दिखा देता हूँ मैं। सो इस पे आगे आते हैं। अच्छा ये बताओ, इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, जैसे मैंने लिखा था एस स्क्वायर, सो 1 बाई n माइनस 1 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। बाद में अक्सर इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, तो अगर तुमसे पूछा जाए इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा। जैसे इसको ओपन करो, देखो इसको मैं कई बार ऐसा भी यूज करूंगा, तो आप क्या करो, ब्रैकेट ओपन करो, a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करो जरा, तो क्या आएगी समेसन i फ्रॉम 1 to n। इसको ओपन करोगे तो एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। इसको जरा सिंप्लीफाई करो, सो एस स्क्वायर ये तो ठीक है, और इसका दूसरा फॉर्म भी आएगा कई बार बीच में, तो उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। 1 अपॉन n माइनस 1, अब समेसन को शिफ्ट करो, सो समेसन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n प्लस क्या हो जाएगा n एक्स बार होल स्क्वायर ना, ठीक है ना, क्योंकि i तो है नहीं एक्स बार में, तो n टाइम हो जाएगा, माइनस 2 एक्स बार बाहर रहेगा समेसन एक्स आई, क्योंकि समेसन i पे काम कर रहा है ना, समेसन इज वर्किंग ऑन i। सो 1 अपॉन n माइनस 1, और ये आप क्या हो गया समेसन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, और ये इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, हाँ एन एक्स बार, ठीक है ना। तो उससे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, क्योंकि 1 बाई n समेसन एक्स आई हम लोग एक्स बार नोटेशन यूज कर रहे हैं, सो समेसन एक्स आई को n एक्स बार यूज करेंगे,
तो ये आप पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा माइनस में प्लस एन एक्स बार स्क्वायर माइनस 2nx बार है ना। सो देख लो अभी ऐसा आ जाएगा। सो 1/n-1 समेशन xi स्क्वायर और आ जाएगा माइनस nx बार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इससे स्क्वायर फर्दर कभी ऐसा हो तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। जी अच्छा, ए वाला ऑप्शन समझ नहीं आया। देखो हमने तो ये थ्योरम यूज कर लिया, ये थ्योरम मैंने पहले इसी को यूज कर लिया, अदरवाइज वैसे भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम ई ऑफ एस स्क्वायर अगर हम फाइंड करें तो यहाँ से आप दोनों तरफ देखो, इस क्वांटिटी ये एक रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर n-1, तो इसका मीन किसके इक्वल होगा? हाँ तो मीन हाँ n-1, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। यहाँ सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ से आ जाएगा। सर ये तो समझ में आ गया, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ s टू द पावर 4 है वो वाला। अच्छा ये ई वाला, तो यहाँ से आगे फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर आपका आया हुआ है ना, सो वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ s की पावर 4 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ s स्क्वायर होल टू द पावर हाँ स्क्वायर। तो यहाँ से आप ये स्कोर नहीं निकाल लेंगे, आ जाएगा। और ये हमने अभी कैलकुलेट किया है, देखो वहां था ना, ये था ना 2 सिग्मा 4/n-1 वेरिएंस एस बी पॉइंट, जिसपे क्वेश्चन में जैम गेट में आए हैं इस पे डायरेक्टली। तो ये है प्लस, और यहाँ से ई एस स्क्वायर तो सिग्मा स्क्वायर, ये तो सिग्मा 4 हो गया। इसका एलसीएम ले लेंगे आप, n+1/n-1, ठीक है ना। हाँ इससे आ गया। ठीक है ना, देख लो रिकॉर्डिंग। सो ये है। आगे अगर तुम है ना, यहाँ से भी प्रूव किया जा सकता है। आप यहाँ भी ई ऑफ एस स्क्वायर लगा लो, आप चाहो तो यहीं पे ई ऑफ एस स्क्वायर लगा लो और चेक करोगे तो आपको एंड में सिग्मा स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से भी आगे आप प्रूव कर सकते हो उसको। वहाँ मैंने थ्योरम यूज किया है, बिना थ्योरम यूज किए भी आ जाएगा। ओके तो आगे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, है ना। अब इसमें बेस्ड 1-2 क्वेश्चन लिखता हूँ, ट्राई करना अभी। 1-2 और रिजल्ट है, तो मैं देख लेता हूँ। जैसे कई बार तुम्हें इसकी जरूरत पड़ जाएगी, मैं आगे थ्योरम इसको कंटिन्यू करता हूँ। सो थ्योरम ये है कि लेट x1 x2 xn दे आर IID, या क्वेश्चन ही लिख सकते हैं ना। चलो थ्योरम लिख देता हूँ। सो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, मतलब तुम्हारे पास n रैंडम वेरिएबल है जो आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से। देन इसमें एक रिजल्ट ये होता है
कि जो x1 माइनस एक्स बार है वो फिर x2 माइनस एक्स बार एंड सो ऑन xn माइनस एक्स बार, ये क्या होते हैं, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? अच्छा, ये एक्चुअली मान लो ये तुम्हारे पास ये एक जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, मान लो रैंडम वेक्टर है ये, ठीक है ना, ये एक रैंडम वेक्टर है और ये रैंडम वेक्टर जो होगा ये क्या होगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एक्स बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिपेंडेंट होगा एक्चुअली। तो कहने का मतलब क्या है, तो ये एक रैंडम वेक्टर हो गया ना, तो कितने हैं, इसका n टपल है, सो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दिस एंड एक्स बार दे आर इंडिपेंडेंट, ये भी रिजल्ट है, सो ये इंडिपेंडेंट होगा। और तुम अगर देखो तो तुम यहीं से कहीं ना कहीं इसी लॉजिक से तुम्हारा वो आता है ना, एस स्क्वायर क्या है, तुम ध्यान से देखो तो एस स्क्वायर क्या होता है, यही है ना, ये क्या हो रहा है, एस स्क्वायर में क्या किया तुमने, ये जो रैंडम वेरिएबल्स हैं इसका स्क्वायर करके सम कर दिया, n-1 से डिवाइड किया, और इसीलिए दिस एंड दिस आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। अब एग्जाम में इस पे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, एग्जाम में क्या कर रखा है, आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखा है व्हाट इज द मीन ऑफ एस स्क्वायर इनटू एक्स बार, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बस इस कॉन्सेप्ट पे मान लो तुम्हें पॉपुलेशन दे दिया, जैसे मान लो तुम्हारे पास दे दिया कि लेट x1 x2 xn r id नॉर्मल मान लो 1,4 है, लेट्स से दिस, और आपसे पूछ रहा है देन जो क्वेश्चंस आया हुआ है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर इनटू एक्स बार स्क्वायर, बताओ जरा क्या आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, इनटू है। कितना आएगा, बताओ ये बाकी लोग, सो एक बता रहा है 4, सब लोग का सेम आंसर आ रहा है, सर एक सेकंड हाँ सर 4 ही है, 4 आया। ओके ठीक है ना, तो 4 मतलब ठीक है, तो ये 4 आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे हमें अभी, मतलब जो PYQs करेंगे उसमें मिलेगा अभी, इस तरह क्वेश्चन आया है, तो वहाँ यूज करेंगे इसको। ओके, मान लो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, सर एक सेकंड स्लाइड दिखाना फिर लिखना, बस एक सेकंड। हाँ सर मेरे से नहीं हुआ सर, ये कैसे आया? हाँ ओके चलो अच्छा है। सॉल्यूशन ये है, देखो यहाँ एक रिजल्ट है कि एस स्क्वायर और एक्स बार क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो यूज करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए क्या लिख सकते हो इसको आप, ई ऑफ एस स्क्वायर इंटू ई ऑफ एक्स बार स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन में इंडिपेंडेंट होगा। ई ऑफ एस स्क्वायर अभी फॉर्मूला लिखाया था, सिग्मा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये अभी आपको देखना पड़ेगा, रिजल्ट यूज करूंगा पीछे वाला, तभी मैंने लिखा था ना कि ई ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ सैंपल वेरिएंस है, उसका मीन पॉपुलेशन वेरिएंस आएगा। सो ये एक्स बार स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस क्या लिख सकते हैं भाई, प्लस कितना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट्स जी एक्स बार का होल स्क्वायर। बताओ एन के टर्म में नहीं आया तुम लोगों का आंसर, सो सिग्मा स्क्वायर इनटू, ये सर एन के टर्म में यार है ना। सर इंफिनिटी लेके मतलब मान लिया है सर, नहीं नहीं, +1 एक टर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने सैंपल साइज एग्जाम में देगा आपको 100, मान लो सैंपल साइज सपोज 100 है, ऐसा आपको देगा कि सपोज ये सैंपल साइज 100 है यहाँ पे, तो
उस केस में, क्योंकि आंसर तो n के टर्म में है, देगा ना n 100 है, यहाँ से बताओ तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर बाहर है, वेरिएंस x बार का सिग्मा स्क्वायर बाई n होता है स्क्वायर बाय n। और ये म्यू स्क्वायर है। अब ये वैल्यूज यहाँ आपको पता है, ठीक है, तो इसको आप पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सो सिग्मा तो आपका 4 दे रखा है, तो 4 टाइम 4 बाई n प्लस 1, ठीक है ना। सो यहाँ से है ना n, तो आप अभी n तो हमने गिवन है ना, इनफिनिटी थोड़ी है, सैंपल साइज फिक्स साइज का होगा, मान लो 100 अगर है तो ऐसे ये 16 बाई 100 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, इस तरीके से जो भी आता है, ठीक है, तो ऐसा होगा जो भी आएगा। n को अगर मैं 100 रख दिया तो ऐसा, नहीं तो n के टर्म में ये आंसर है, इस तरीके से, तो ये आंसर होगा ना। अपने बड़ी से अज्यूम नहीं करना, आपको सैंपल साइज हो तो n फाइनाइट होगा कोई, अब बाद में उसी के लार्ज सैंपल प्रोबेबिलिटी में फिर n टेंड्स टू इंफिनिटी देगा, वो अलग बात है। तो ये आंसर आएगा, ओके ठीक है, सही किया, पूछ लिया। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिख रहा था कि अगर आपसे पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन है कि लेट x1 x2 अप टू xn दे आर IID नॉर्मल 0 1, तो अभी आपने ये देखा कि जैसे पहला है देन x बार माइनस म्यू अपॉन कैपिटल S, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया s बाई रूट n, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? हाँ दूसरा यस, ये हो गया साइज n का है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और इसी में आगे मैं थोड़ा ऐड करूं, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बनाऊं खुद से कि एंड मान लो ऑल्सो एंड y1 y2 अप टू ym, है ना, दे आर रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल 0 1, मान लो ये भी नॉर्मल 0 1 से है, या 0 1 क्यों लूंगा, सॉरी, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल 0 1 नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं लेता हूँ नॉर्मल, ये खुद ही मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना, एक थोड़ा वेट कर लो। मान लो μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर है, यहाँ मैं s1 कर देता हूँ, समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूँ, 2 बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, चलो छोड़ो रिजल्ट ही लिख लो सीधा सीधा, क्वेश्चन बनाने से अच्छा है रिजल्ट। हाँ तो इसका क्या आंसर है तुम लोगों का, अगर मैं इसको रिजल्ट ही लिख देता हूँ वैसे, तो क्वेश्चन बनाने से अच्छा मैं रिजल्ट ही लिख देता हूँ डायरेक्टली, मतलब क्वेश्चन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसा रिजल्ट ही लिख लो। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, दे आर IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो P विथ व्हाट डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ, तो इसको हम डिराइव कर सकते हैं हम लोग। सो अगर इसको डिराइव करेंगे, मतलब ये मुश्किल नहीं है, आसान सा है इसको, जैसे इसका अगर आप प्रूफ देखो, ये थ्योरम है ना, तो क्या कर सकते हैं, x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट n, और यहाँ हो जाएगा, डिवाइड कर रहा हूं मैं, सो s बाई रूट n है, इसको ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ डिवाइड, मुझे इसको कहीं नॉर्मल 0 1 बनाना है न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को क्या करना है, तो s बाई रूट n तो था ही, सिग्मा बाई रूट n इसको भी डिवाइड कर लो, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया, तो यहाँ से ये तो नॉर्मल 0 1 बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होगा, n माइनस 1 ss, ये तो रूट n काट दो, तुम हटा जाओ तो रूट n हटा दो, है ना, सो तुम जैसे भी करना है देख लो। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, n माइनस 1 एस स्क्वायर बाई, हाँ ऋषभ आपका माई कौन है, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, एक बार चेक कर लो। हाँ ये ऐसे लिख सकते हैं, का स्क्वायर n माइनस 1 आ है ना, जाएगा। तो मैं वो थ्योरम पे जो हमने कल ही जो थ्योरम पढ़े थे उस पर फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका x बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट n नॉर्मल 0 1 हो गया। अब इसको मैं रूट के अंदर ले आया तो रूट n कट गया, सिग्मा s स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर हो गया। सो n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया n माइनस 1 से, तो आपका अभी ऐसा है, न्यूमरेटर नॉर्मल 0 1 है, क्योंकि x बार और s स्क्वायर इंडिपेंडेंट है, तो अभी आप ये समझो कि यहाँ आपके पास ऐसा है x बार माइनस म्यू, कई बार आपको याद नहीं रहेगा तो आप डिराइव भी कर सकते हो, अगर याद प्रैक्टिस करोगे डिराइवेशन का थोड़ा सा, तो इस तरीके से
और ये जो रूट में है ये काई स्क्वायर n-1 अपॉन n-1। तो कल हमने थ्योरम पढ़ा था कि, और ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि x बार एंड एस स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक्चुअली। सो इंडिपेंडेंट नॉर्मल 0 1 अपॉन दिस, ये हो गया t विथ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, बाय दैट रिजल्ट। सो इसीलिए ये एक रिजल्ट है। सर ये तो कुछ समझ में नहीं गया। हाँ, वो फिर से देखो ध्यान से, लिख के देखो, लिख के समझ आएगा। पहले लिखना शुरू करो और बताओ किस स्टेप पे समझ नहीं आया। पहले थ्योरम समझिए। थ्योरम है कि x1 x2 xn या रैंडम सैंपल, मैं रैंडम सैंपल लिखने के बजाय आईडी लिख रहा हूँ। सो रैंडम सैंपल है फ्रॉम अ पॉपुलेशन जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। अब एक मैं एस्टिमेटर दे रहा हूँ, या एस्टिमेटर बोलना गलत होगा क्योंकि एस्टिमेटर में पैरामीटर नहीं होता ना, तो इसको एस्टिमेटर नहीं बोल सकते ना। एस्टिमेटर जो होता है वो फ्री ऑफ पैरामीटर होता है। सो मतलब एक मेरे पास कोई रैंडम वेरिएबल है, ये समझ लो, ठीक। सो एक x बार माइनस म्यू अपॉन s बाई रूट n है। अब इसको मैं पूछ रहा हूं कि इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये क्वेश्चन था। तो तुम चेक करो मैंने क्या किया, पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया सिग्मा बाई रूट n से। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे ये पता है कि x बार का मीन म्यू होता है और x बार का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बाई रूट n होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैंडर्ड नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करते हो तुम? ये नॉर्मल 0 1 हो जाएगा ना। तो पहले मेरा ये पर्पस था, तो मैंने जस्ट डिवाइड किया इस क्वांटिटी से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया, ठीक। अब इसको यहां से थोड़ा सा तुम देखो, पहले रूट एन काट दो, तो बचा क्या तुम्हारा s बाई सिग्मा, उसको रूट में ले आओ। तो रूट में लाओगे तो क्या होगा, बीच में कुछ स्टेप मैंने छोड़े हैं वो तुम्हें लिखना पड़ेगा, तो लिख के देखो समझ आएगा। सो ये रूट एन काट दो, s अपॉन सिग्मा बचा, रूट के अंदर उसको लिखोगे तो क्या होगा पूरे को s स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। अब n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो n-1 s स्क्वायर अपॉन n-1 सिग्मा स्क्वायर। सो n-1 s स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर बाई n-1 कर दिया। तो चेक करो ये कैंसिल होगा और इसका रूट लो तो क्या ये नहीं बचेगा? चेक करो सेम है कि नहीं। अब राजा, हाँ सर ये कह रहा था कि ये x बार और s स्क्वायर हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है कि नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए। 1 में ट्रू है कि both? नहीं, सिर्फ नॉर्मल के लिए होगा। अच्छा, इफ एंड ओनली इफ, हाँ भाई if and only। नहीं आई थिंक नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए ट्रू है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो नॉर्मल पॉपुलेशन होगा क्या? सो इसका कन्वर्स देखना पड़ेगा, तो फिर ट्राई करता हूँ। आई थिंक वन वे ही है, इंडिप का जरूरी नहीं है मुझे लग रहा है। हाँ सर हाँ by chi root of chi square n upon n pn हुआ, उन जैसा बनाना चाहते थे आप। यस यस यस, हाँ कल जो हुआ था नॉर्मल 0 1 अपॉन काई स्क्वायर n अपॉन n, तो tn बन गया था ना, तो उसको यहाँ यूज कर रहा हूँ मैं। तो फिर तो उधर z लिखेंगे उधर। हाँ वो z ही है, इसको तुम z लिख दो ना, ये z है, वही बात है, z है वो। हाँ सर आप समझ आया, पहले क्या लिख रहे थे? ठीक है ना, देख लो फिर से समझ। तो तुम खुद लिखोगे ना मेरे साथ तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। एक एक स्टेप लिखो, बीच के स्टेप अगर कहीं मिसिंग है तो उसको लिख के देखो, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो बताओ इस तरह से, मतलब तो लिखोगे तो साथ में ज्यादा समझ आएगा लिखते हुए। मतलब ऐसे कॉपी नहीं करना, बस समझने के लिए जो भी स्टेप समझ गया उसको लिख के देखो क्या किया मैंने, वो है। तो समझ में आ गया, ना सर ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करो ना इसको, बिना जैसे पहले समझ लो एक बार पढ़ के, फिर खुद से सोचोगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब यही सब एग्जाम में ऑप्शन बन के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये लिखा है मैंने, अगर इसी में दूसरा पार्ट मैं आपसे पूछता, सेकंड पार्ट आपसे मैं ये पूछता यहाँ पे जो आप ऑलरेडी जानते हो, तो जैसे डिफरेंस क्या है, इसकी क्यों इंपॉर्टेंस है, जैसे आप बताओ ये क्या होता है, x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट n, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या समझो ध्यान से दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ तो ये तो नॉर्मल 0 1 है ना, तो यहाँ पे ये मैं बताना चाहता हूँ डिफरेंस क्या आया, यहाँ s यूज हुआ है, यहाँ सिग्मा है। तो सिग्मा है मतलब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन बोल सकते हैं इसको हम।
मतलब ऐसे नहीं बोल सकते, सॉरी, मतलब एस स्क्वायर जो है सैंपल वेरिएंस है ना, उसका रूट लेंगे तो एस क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा ना, ठीक है आई थिंक, हाँ ओके बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सर सैंपल के केस में तो स्टैंडर्ड एरर होता है। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सैंपल है, हाँ तो वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस समझना है, कई बार गलती से तुम इसका डिस्ट्रीब्यूशन जल्दीबाजी में नॉर्मल 0 1 लिख दोगे, तो ये तुम्हें समझना है। और ये यूज होगा एक्चुअली जब वो अभी कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ेंगे, तो जब सिग्मा अननोन होगा, जब म्यू का हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे होंगे, तो उसमें इसका यूज होगा। जब कुछ लोग याद भी होगा कि नॉर्मल है ना डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल जब फाइंड करते हैं म्यू का, जब सिग्मा स्क्वायर अननोन है तो ये यूज होता है, जब सिग्मा स्क्वायर नोन है तो ये यूज होता है। तो इसका z अल्फा बाई 2 के टर्म में आता है आंसर, और यहाँ t के टर्म में आता है। तो ये दोनों रिजल्ट अभी कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लोग डिराइव करेंगे, तो उसमें यूज होगा एज अ पाइवट। तो ये पाइवट है ना, दोनों एस्टिमेटर नहीं बोल सकते, स्टैटिस्टिक्स भी नहीं बोल सकते, पाइवट क्वांटिटी वहां पे आएगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल डिराइव करेंगे तब। सर यहाँ पे s स्क्वायर 1/n-1 समेशन x बार ही होगा ना? हाँ मैं पूरे कोर्स में कैपिटल S स्क्वायर का मतलब वही मेरा रहेगा, 1/n-1 समेशन xi - x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, यहाँ पर समझना थोड़ा सा डिफरेंस, यहाँ सिग्मा है तो नॉर्मल 0 1 है, s है तो tn-1 है। जैसे अभी वहां पे था कि जो पहले हमने अभी रिजल्ट देखा है जिसमें सिर्फ पहले वाला है, तो उसमें क्या था कि लाइक जैसे यही डिफरेंस समझना ना आपको कि समेशन जब xi माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर लिखा था, सो ये काई स्क्वायर n था। अब इसी में हमने जब लिखा xi माइनस x बार अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, सो ये बन गया काई स्क्वायर n-1। तो ये डिफरेंस समझना, एग्जाम में यहाँ गलती करते हैं बच्चे, तो ध्यान से देखते नहीं है, तो दोनों को काई स्क्वायर n ही समझ लेते हैं। तो आपको समझना डिफरेंस क्या है। हाँ हाँ सेकंड जो है वो क्या है, नहीं समझे? नहीं ऐसे नहीं आएगा, वो ठीक है। यहाँ म्यू और x बार का डिफरेंस है, यहाँ चेंज कहाँ हो रहा है, म्यू और x बार में। तो वहां म्यू है तो काई स्क्वायर n है, x बार यूज हो रहा है तो म्यू और x बार का डिफरेंस है यहाँ पे सिग्मा और s का डिफरेंस है, तो ये समझना है। तो यहाँ दोनों जगह म्यू कॉमन है, s और सिग्मा यूज हो रहा है, वहां क्या है सिग्मा कॉमन है, म्यू और x बार के चक्कर में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, और यहाँ s। तो यहाँ पे x बार म्यू का एस्टिमेट है। यस तो यहाँ s जो है वो सिग्मा का एस्टिमेट है। तो ये सब का बीच में जरूरत पड़ेगा, यही ऑप्शंस होंगे कई बार, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वहां बीच में अगर आपने गलती से काई स्क्वायर n- में काई स्क्वायर n ले लिया तो आपका आंसर गलत आएगा इस तरीके से। और अगेन ये दोनों यूज होगा जब कॉन्फिडेंस इंटरवल डिराइव कर रहे होंगे हम नॉर्मल का ही, जब म्यू नोन है तो ऊपर वाला यूज होगा, जब म्यू अननोन है तो ये वाला यूज होगा। तो जब हम लोग नॉर्मल पॉपुलेशन में कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे सिग्मा स्क्वायर का, तो ये दोनों एज अ पाइवट आएगा। जब हम म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे तो यही दोनों पाइवट आएगा, तो वहां पे इसके डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी जो हम पहले भी देख रहे हैं। तो ये सब पाइवट क्वांटिटीज हैं, दे आर नॉट एस्टिमेटर्स। एस्टिमेटर्स आर फ्री ऑफ पैरामीटर्स। एस्टिमेटर्स क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ x1 x2 xn होते हैं, उसमें कहीं अननोन पैरामीटर नहीं आ सकता। तो ये जो चारों लिखा हुआ है, कई बार एग्जाम में ये सब भी पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टिमेटर, जो आसान से एग्जाम में जैम गेट में तो नहीं आएगा, बट ये समझना आपको डिफरेंस कि ये सब एस्टिमेटर नहीं है, ये चारों जहाँ लिखा हुआ है दे आर नॉट एस्टिमेटर्स, नाइदर दे आर स्टैटिस्टिक्स। इसको अलग से नाम आएगा पाइवट क्वांटिटी बाद में, क्योंकि इसमें रैंडम सैंपल और अननोन पैरामीटर भी है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो फ्री ऑफ पैरामीटर है ना। सो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पैरामीटर से फ्री है। तो इस तरह के जो फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल विथ पैरामीटर्स होते हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री हो जाए, तो उसको हम लोग पाइवट बोलते हैं, ये चीज है। अब एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स आता है, तो वो स्टैटिस्टिक्स है, तो वहां जो उसके अंदर भी पैरामीटर नहीं होगा, जो फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है वो भी पैरामीटर से फ्री होगा, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी पैरामीटर से फ्री होगा, तब वो जाके उसको हम बोलते हैं एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स जो होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखने वाला था, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये चार हमने टर्म्स लिखे हैं,
सो मान लो ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो समझो ऐसे ही। सर तो जैसे ये एक्स बार माइनस बी जो आपने लिखा है, हाँ, मीन डेविएशन में सब किस अलग होता है, यही होता है। मीन डेविएशन में मॉड आ जाता है। उसमें भी तो हम मीन से डिफरेंस ले रहे होते हैं। हाँ 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 हाँ, ये एक्चुअली तुम देखोगे तो ऐसे तुम जैसे नॉर्मल डेटा पॉइंट है तो उसके टर्म में ये वेरिएंस के टर्म में कुछ आ जाएगा। मीन डेविएशन में, मीन डेविएशन क्या एक्स आई माइनस म्यू का मॉड होता है, मॉड का समेशन होता है, तो वो मीन डेविएशन देता है। स्क्वायर देने के बाद वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हो तुम। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखो जरा। सेकंड में पूछना चाहता हूँ तुमसे कि मान लो ऐसा है, लेट x1 x2 x मान लो m है, दे आर दिस बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर, ठीक है, इस पॉपुलेशन से है, एंड मान लो y1 y2 yn n है, ठीक है, दे आर, या दिस इज बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक, ओके, बोथ सैंपल आर इंडिपेंडेंट, मतलब x i's y i's आर इंडिपेंडेंट। अब जैसे S1 स्क्वायर का अगर डेफिनेशन लिखोगे तो ऑब्वियस है कि ये होगा 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, ठीक। S2 स्क्वायर का आप डेफिनेशन लिखोगे, एक मिनट यहाँ m करना पड़ेगा क्योंकि x में मैंने m लिया है, तो यहाँ पे n करना पड़ेगा, सो यहाँ m लिया हुआ मैंने सैंपल साइज, मतलब जो x साइज है उसमें सैंपल साइज m है ना, जो y है उसमें सैंपल साइज n है, so n-1 I from 1 to n yi minus y bar whole square, ठीक। so जहाँ पे x बार का मतलब है 1/m summation xi I from 1 to m, and y बार का मीनिंग है 1/n summation yi I from 1 to n, ठीक है ना। so ये टर्म्स हो गए। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे अब कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, then distribution of S1 square upon sigma 1 square upon S2 square upon sigma 2 square is, ऐसे ये भी इजी है, बताओ, Yes, sir. है ना। जैसे f मान लो m n लिख सकता हूँ ऑप्शन में, f m-1 n-1, ये ऑप्शन बी f n-1 m-1, ऑप्शन सी एफ एन एम, क्या होगा बी वाला? हाँ सर, m-1 ठीक है ना, चेक करो, अपॉन एक्चुअली है ना, ये एक टर्म है S1 होगा, तुम लिख के देखो बैलेंस होगा, तुम ऐसे दिमाग में नहीं दिख रहा होगा, लिख के देखो बैलेंस होगा, ट्राई करो, कल वाले जो रिजल्ट्स है वो यूज करो, इसमें समझ आएगा। तो इसको मैं है ना ऐसे लिखने के बजाय मैं ऐसा भी लिख सकता था कि लाइक है ना S1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर S2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, है ना, इस तरीके से मान लो S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इज, तुम लिख के देखो समझ आएगा। हाँ सर, n-1 जैसे ट्रीट होगा, ठीक है ना, तो उसको चेक, उसको तुम थोड़ा कांस्टेंट बैलेंस करो। सर ये इधर n-1 है और इधर n-1 है, अगर वो देखा जाए तो उधर वो जो उसके फॉर्म जैसा लाया जाए तो जो आपने प्रीवियस थ्योरम कराया था, हाँ हाँ हाँ, कैसा डिवाइड का chi स्क्वायर समथिंग, इसमें तो m-1 जैसा है, इसमें n-1, इसीलिए n-1 n-1। यस, तो क्या होगा सर, इसमें कोई कांस्टेंट का चक्कर है ही नहीं वैसे। हाँ, मतलब फॉर्मूला डालो, सिग्मा 1 उसको तो सिग्मा 2 उसको, वो पाई बन गया डिवाइडेड बाय देयर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डायरेक्टली। सो मतलब ये हो गया यहाँ पे
तो क्या लिखा मैंने कि S1 स्क्वायर अपॉन इसको लिखो सिग्मा 1 स्क्वायर इनटू, मान लो या अपॉन इसके अपॉन में लिख लो है ना, इसके अपॉन में है S2 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर, यही है ना ये चीज, देख लो। अब तुम इसको, तुम्हारा S1 क्या है, एक्साइज का सैंपल वेरिएंस है, तो यहाँ पे सैंपल साइज m था, तो m-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, यहाँ n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अब ध्यान से देखो, सो m-1 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर, इस क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, m-1 और अपॉन में m-1 जो कांस्टेंट है, अगेन n-1 s2 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर, ये क्या है, सो ये भी काई स्क्वायर n-1 और जो कांस्टेंट बचा वो n-1। और कल हमने रिजल्ट पढ़ा था, दे आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि सैंपल इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट है, सो दिस विल बी f m-1, तो ये आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इजी है, बस तुम्हें एक बार समझ लेना है। ज्यादा फॉर्मूला रखना पड़ता है। हाँ, तो प्रैक्टिस से हो जाएगा याद, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा सा खुद से लिख लिख के देखना पड़ेगा। बट इस पे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, मतलब इसके बाहर का नहीं आता। हाँ, ऐसे इससे रिलेटेड ही आएगा। हाँ, प्रैक्टिस हो जाए तो सर इसमें तो मतलब मार्क्स हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर तुमसे पूछा जाए, सर ये वाला टॉपिक कितने मार्क्स का आता है सर? 16। तुम पहले क्लास में देख रहा हो, मैंने लिखाए थे अराउंड, अच्छा वेटेज है इसका, है ना। जैम में अगर अच्छा 16 बताया था ना, हाँ, मतलब 15 to 20 मार्क्स का होगा ये। हाँ, पहली क्लास हमारा लेक्चर 0 हुआ होगा, उसमें मैंने बताया होगा किस टॉपिक से कितने मार्क्स के पिछले 3 साल में आए हैं, वो लिखाया होगा, तो उसमें चेक कर लेना पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो जरा। जैसे नेक्स्ट है, इस तरह क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जाम में तुमसे, जैसे तुम्हें आप पूछा जाएगा, या इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करूं कि अगर इसी का अगर स्पेशल केस तुम देखो, तो मान लो ऐसा है कि लेट, इसी क्वेश्चन में, या मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जैसे कई बार क्या होगा कि तुम्हारा सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसी में तुम अगर रिमार्क में देख सकते हो कि सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन सेम तरीके से वही रहेगा, है ना, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये ऐसा आ जाएगा। अगर ये इक्वल रहा तो सेम ही चीज है, मतलब तो वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जैसे जैम में इस तरह क्वेश्चंस कैसे घुमा के पूछ लेता है, देखो, सो लेट x1 x2 xm, ठीक है, दिस बी अ रैंडम सैंपल, सेम ही लिखूंगा मैं, तो फ्रॉम नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर, ठीक है, एंड y1 y2 yn be another sample, another, say b, ठीक, both sample are independent, then ऑप्शन ए है आपके पास कि आपसे पूछा जाएगा x बार माइनस वाई बार माइनस में μ1 माइनस μ2 अपॉन रूट अंडर m-1 s1 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर n-1 s2 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर इनटू या इसका तुमसे मीन पूछा जाए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाओगे?
तो हाँ सर। इस क्वांटिटी का तुमसे मीन पूछ लेगा, तो मीन क्या आएगा? सो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस क्वांटिटी? व्हाट इज एक्सपेक्ट, इस तरह क्वेश्चन जैम में पूछे गए हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस क्वांटिटी? अभी देखो मैं μ1 σ1 μ2 σ2 लिख रहा हूँ, एग्जाम हो सकता है 1 4 2 16 इस तरह से दे देगा, तो उससे तुम निकाल पाओगे। m की जगह मान लो 10 दे दिया, n की जगह 15 दे दिया, इस तरह से वैल्यू दे देगा तुम्हें, m n इससे वैल्यू दे देगा। मैं जनरल लिख रहा हूँ, जरा ट्राई करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सर ये √2/n + n-2 d with m + n-2 ऐसा कुछ बनेगा क्या? हो सकता है। बताओ फिर आंसर बताओ, ट्राई करके देखो। सर एक बार सर ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का है ना सर? हाँ टी जैसा बनेगा, क्योंकि न्यूमरेटर नॉर्मल हो जाएगा ना कहीं ना कहीं, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। की स्टैटिस्टिक बनेगा फिर डिफरेंस ऑफ वाला। हाँ, तो बताओ पर क्या आंसर आएगा। अच्छा टी का मीन क्या होता है? तो वैसे तो 0 आ सकता है ये, तो बेटर है इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछ ले अगर तुमसे। तो ये बताओ अगर तुमसे ये पूछा जाए कि लेट से इसका नाम W है, ठीक है ना, अभी मैं बोल देता हूँ मान लो ये W है तुम्हारा, तो तुम्हें अगर ये बोला जाए कि K टाइम W इज T डिग्री ऑफ T डिस्ट्रीब्यूशन विथ R डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब एक काम भी कर दो, मैं तुम्हें अगर इसमें डेटा दे दूं, मान लो कि जैसे मान लो कि n की वैल्यू सपोज 10 है, m की वैल्यू 20 है, μ1 लेट्स से 1 है, μ2 मान लो 2 है, σ1 स्क्वायर इज 4, σ2 स्क्वायर इज 9, सारा डेटा दे दिया। अब दिस बता रखा है यहाँ पे कि एंड W तुम्हें ये दे दिया, अब बता रहा हूँ कि K टाइम्स W इज T डिस्ट्रीब्यूशन विद R डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो तुमसे पूछा जा रहा है देन वैल्यू ऑफ, न्यूमेरिकल आंसर बना देता हूँ, K प्लस R इज इक्वल टू, ये NAT बना दिया मान लो मैंने, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब इजी हो, ये डेटा मैंने दे दिया तुम्हें कि लाइक n की वैल्यू 10 है, m की 20 है, μ1 1 है, μ2 2 है, σ1 स्क्वायर 4 है, σ2 स्क्वायर 9 है, और ये W है और K टाइम W फॉलो कर रहा है T जिसमें विद R डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो उसे पूछूंगा K क्या है, R क्या है, या मैं ऐसे पूछ लिया K प्लस R की वैल्यू क्या है। तो ट्राई करो, यहाँ मैं K की जगह K स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि K स्क्वायर फिर वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, या ट्राई करके बताओ क्या आंसर आना चाहिए। तो इधर है ना, लिख के देखो सब लोग, ट्राई करो, लिख के ट्राई करो, फिर आपको कुछ आंसर आएगा। ट्राई करो लिख के एक बारी क्या आंसर आएगा। और ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में मिलेंगे, हम देखना तुम एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा। सर क्या पूछा आपने, वैल्यू ऑफ K स्क्वायर प्लस R। सर R तो आ रहा है 28 और K स्क्वायर आ रहा है 11/280। ओके, तो ऐड कर लो, डेसिमल में बता दो या तो, हाँ ऐसे है ठीक है ना। अब वो आपने एक थोड़ी सी वैल्यू ऐसे दे दी ना, तो वो 9/10 आ गया, वहां से मल्टीप्लिकेट करना सिंपल आ गया। हाँ थोड़ा सा, अब मान लो तुम्हारा वैसा कुछ आ गया, तो एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ मान लो 280 टाइम कर देगा, जो नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है ना सर वो सिंपल ही करता है, वो एग्जाम में ऐसा कर देगा तुमसे कि जो डिनोमिनेटर आ रहा है पूछ लो, हाँ उससे आंसर आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करवा लेगा वो, इस तरीके से।
है ना। एनीवे मेरा पर्पस तो यहाँ पे मैंने k और r फाइंड करवाना है, तो मेरा पर्पस तो समाउ है कि व्हाट इज k एंड व्हाट इज r, ये पर्पस है। सर एक्सपेक्टेशन ऑफ KW और वेरिएंस ऑफ KW के बारे में क्या करेंगे? नहीं अभी वो चेंज कर दिया, आपको w दे दिया मैंने, अब kw का डिस्ट्रीब्यूशन tr है, तो वो k क्या है और r क्या है ये फाइंड करना है आपको। वो नंबर्स आपको दे रखे, वो यूज करके बताओ k की वैल्यू क्या है और r की वैल्यू क्या है, नंबर क्या है, k क्या नंबर है, r कौन सा नंबर है। मान लो ये क्वेश्चन नंबर सपोज अभी 1 बोल देता हूँ। सर अब ठीक है, जो आपने पहले पूछा था फिर 39 280 तो तुम ये कह रहे हो कि अगर 280 प्लस r, मैं अगर ये पूछता हूँ 280 k स्क्वायर प्लस r, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 39। ओके, बाकी लोग चेक करो जरा, ठीक है ना। सर ऐसा सेम क्वेश्चन पूछ रहा है एकदम से हमारा आया हुआ है। वैल्यू आसान रखी थी। सर नहीं हुआ ये बात। नहीं हुआ, चलो सॉल्व करते हैं। देखिए तो हमें क्या करना है, समहाउ इसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले पता लगाना है एंड देन सो आप देखिए x बार माइनस y बार का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं आप लोग। हाँ सर नॉर्मल है। चलिए इधर मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए तो जो x बार है, x बार माइनस y बार जो होगा ये नॉर्मल होगा, तो आप मीन फाइंड करेंगे तो एक्सपेक्टेशन इसका लेंगे तो क्या होगा ई एक्स बार माइनस ई वाई बार, तो एक्स बार का मीन वही आएगा जो एक्स आई सैंपल का था μ1 माइनस μ2, तो ये तो आ गया आपका इसका मीन। इसका वेरिएंस निकालिए। सो अगेन वेरिएंस जब फाइंड करेंगे मैं लिख के बता दे रहा हूँ। सो पहले मैंने ये किया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार, तो ये तो μ1 आएगा, ये μ2 आ गया। और ये जो है ना इसको मैं यूज करूंगा जब हम लोग μ1 माइनस μ2 का कॉन्फिडेंस इंटरवल लिख रहे होंगे। ये भी है उसमें ना, टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जब μ1 माइनस μ2 का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालोगे तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी W के डिस्ट्रीब्यूशन की। सो ठीक है, यहां से आएगा वेरिएंस x बार माइनस वाई बार, तो ये आपके पास वेरिएंस ऑफ x बार प्लस, क्योंकि स्क्वायर 1 के बाहर आता है नंबर, तो प्लस वेरिएंस ऑफ y बार और प्लस में 0, क्योंकि कोवेरिएंस 0 है, क्योंकि xi सैंपल और yi सैंपल इंडिपेंडेंट है, तो कोवेरिएंस आपका 0 हो गया। सो यहाँ से ये हो गया सिग्मा 1 स्क्वायर बाई, इसका सैंपल साइज m लिया था मैंने, है ना, और xi वाले का m लिया हुआ है, इसका n लिया हुआ है, और ये हो गया सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n, तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक, ये हो गया आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन। आगे और क्या जरूरत है, अब डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, तो पहला टर्म दूसरे टर्म दोनों को लिखता हूं मैं, तो आप अगर लिखेंगे n माइनस वन एस, अच्छा पहले का मैंने m ले रखा है ना, तो m माइनस वन एस वन स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिर n माइनस वन एस 2 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन से इकाई स्क्वायर m माइनस वन इकाई स्क्वायर n माइनस वन, दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो ऐड कर लीजिए दोनों को, तो ऐड कर लेंगे आप, तो ये m माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n माइनस वन एस 2 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इंडिपेंडेंट है ना, तो इंडिपेंडेंट ऐड हो जाएगा सिंपली, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका ऐड हो जाएगा। सो m प्लस n माइनस 2 आ गया। ठीक, अब आप देखिए, तो ये हमें क्या करना था, हमें रेशियो था इसका, है ना, हमारे पास क्या था, इसका और इसका रूट भी था ना, तो ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, अब रेशियो लेते हैं। तो मेरे पास ऐसा था x बार माइनस वाई बार माइनस जो w है उसको लिख रहा हूं मैं, सो μ1 माइनस μ2 अपॉन
यही क्वांटिटी है, तो डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ डायरेक्टली ऐसा। सो ये होगा काई स्क्वायर m प्लस n माइनस 2, ये है रूट में, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ मैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर m प्लस n माइनस 2 है। अब इसको नॉर्मल बनाने के लिए, ठीक है ना, इसको नॉर्मल बनाने के लिए, नॉर्मल 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसका जो वेरिएंस टर्म है उससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं न्यूमरेटर को नॉर्मल 0 बनाना चाहता हूं, तो नॉर्मल 0 कैसे बनेगा ये, जब आप इसके जो वेरिएंस है उससे डिवाइड करेंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो ध्यान से आप। सो यहाँ पे मैं जो उसका वेरिएंस टर्म है सिग्मा 1 स्क्वायर बाई m सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n, वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करूंगा मैं। सो ये हो जाएगा अपॉन, तो इसको मैं बैलेंस भी कर दूंगा यहाँ पे, सिग्मा 1 स्क्वायर बाई m प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n। मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया अपनी मर्जी से, क्योंकि ये वहाँ पे है नहीं, मैं लिख यही रहा हूँ, w ही लिख रहा हूँ, मैं यही w ही लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया इसके वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन से और मल्टीप्लाई भी किया उसको। और यहाँ पे थे काई स्क्वायर, ये ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर में है ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है m प्लस n माइनस 2, तो इसको मुझे समाउ, ये तो नॉर्मल 0 1 हो गया। अब ये दोनों मिल के हमारे पास t डिस्ट्रीब्यूशन तब देगा जब इसके डिनोमिनेटर में m प्लस n माइनस 2 होगा, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसको इसके अपॉन में लिख रहा हूँ, इसके इनटू में लिखना पड़ेगा, तो इसके इनटू में यही लिख देता हूँ m प्लस n माइनस 2। सो ये जो अब क्वांटिटी हो गई, अब इसको ध्यान से देखिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो w, मेरा w ही लिखा मैंने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, जो भी एक्स्ट्रा किया बैलेंस किया, जो भी एक्स्ट्रा किया बैलेंस किया, w ही है ये। सो दिस इज w। सो w में क्या हो, ये क्या बनाएगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा जी, टी डिस्ट्रीब्यूशन विद हाँ m प्लस n माइनस 2, टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ m प्लस n माइनस 2, और ये कांस्टेंट है, एक्स्ट्रा कांस्टेंट्स हैं। सो ये आपके पास वही कांस्टेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर बाई m प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n, ये है अपॉन, मुझे टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे है आपके पास कांस्टेंट ये वाला ना, ये वाला, ये तो यूज हो गया, ये वाला बचा हुआ है m प्लस n माइनस 2। अच्छा मैं एक मिनट, ये रूट में था ना ये, तो मुझे यहाँ भी रूट में लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो रूट में ही था ना, अंदर में डिवाइड किया है तो अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस तरह से, सो ये रूट में ही रहेगा ना, चेक कर लो एक बार। सो अब क्या होगा, सो आपके पास यहाँ आंसर क्या दिया है, ठीक है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ मतलब उधर भेज सकते हो, नो प्रॉब्लम, तो उसको अभी उधर भेज दो अभी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से मेरे पास फाइनली आया अब कि रूट अंडर m प्लस n माइनस 2 अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन m प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n टाइम्स w हैज डिस्ट्रीब्यूशन t m प्लस n माइनस 2। तो वो मैंने लिख दिया जिस फॉर्म पे था हमारा, k टाइम w इज t r, तो r के प्लेस पे ये हो गया, वैल्यूज मैंने दे रखी है आपको, तो अब सारी वैल्यूज आप यूज कर लो यहाँ पे। सो ये जो वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे, n 10 है, m 20 है, सिग्मा 1 स्क्वायर 4 है, सिग्मा 2 स्क्वायर 9 है, m1 1 है, mu1 1 है, mu2 2 है, इसको पुट कर लीजिए। तो यहाँ सिंपली आपने देखा कि r की जो वैल्यू है, सो हमें जो चाहिए था, नहीं सर, हाँ सर उल्टा कर दिया आपने, उल्टा हो गया, एक मिनट, मतलब वो उल्टा करा नहीं, वो उधर नहीं भेजा था मैंने, t के साथ वाला कोएफिशिएंट उठा दिया k के लिए। कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब ये यहाँ ठीक है ना कैलकुलेशन मेरा, वैसे कांसेप्ट ठीक है, वो समझ गए, वो बस क्रॉस थोड़ा सा मल्टीप्लाई नहीं calculation। एक मिनट रुको, मैं ठीक से लिखता हूँ, ये w है ना, आपका सही है, आप सही कर रहे हो, आप सही कर रहे हो। अच्छा ये सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने ये w ही लिखा था, w हो गया दिस टाइम t दिस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये उधर गया, ये इधर आ गया, ठीक है, हाँ ओके। सो मतलब इसको हमने यहाँ लिखा दिस टाइम, ये मेरा k है एक्चुअली, कोई बात नहीं। सो ये मेरा k टाइम w, t यहाँ पे आ गया आपके पास दिस। तो अभी मुझे उस फॉर्मेट में लिखना था जो यहाँ मैंने लिखा हुआ था, सो मैंने यहाँ लिखा था k टाइम w t r है, तो मैं अब इस फॉर्मेट पे यहाँ लिख दिया एक्चुअली कि k टाइम w t r है, तो r मेरा ये बन गया ना। सो यहाँ पे r की जो वैल्यू, मतलब r के प्लेस पे मेरे पास जो है, सो इन द प्लेस ऑफ r आई हैव m प्लस n माइनस 2, तो m 20 n 10, तो ये तो ठीक है, 28 तुम लोग का भी आया होगा। k के प्लेस पे जो मेरा है
इस k के प्लेस पे सो k के प्लेस पे ये चीज है रूट m प्लस n माइनस 2 अपॉन में सिग्मा 1 स्क्वायर बाई m सिग्मा 2 स्क्वायर बाई ना रूट में, तो रूट में ये दोनों, सो k के प्लेस पे रूट में है m प्लस n माइनस 2 अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर बाई m प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n। अब ये जब बाद में मैं यूज करूंगा, जब हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर रहे होंगे μ1 माइनस μ2 का, तो वहाँ ड्राइव नहीं करूंगा क्योंकि अभी ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, तो इसको डायरेक्टली यूज करूंगा मैं। तो यहाँ पे क्या होगा 28 रूट में ही है अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर 4 है अपॉन m तो 20 तो 1/5 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर 9 है अपॉन n 10 सो 9/10 यही है। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक सर 1/5 को 2/10 लिख लो। हाँ ठीक है, ये 2/10 कर देते हैं, तो 2/10 9 11/10 हो गया ये 11/10 इस तरीके से पूरा रूट में। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, सो 10 ऊपर आया ना, ये एक साथ है, ये एक साथ है, सो 28 इंटू 10/11 280/11 उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है तुम लोग का। सो 280/11 हो गया ये। अब तो k की वैल्यू आ गई रूट 280/11, तो यहाँ से मेरे पास k स्क्वायर जो आ गया 280/11 आ गया, है ना। तो बाकी हो गया, अब जो भी 11k स्क्वायर प्लस r मान लो पूछ लिया मैंने, 11k स्क्वायर प्लस r, तो इससे कर लो अब 280 प्लस 28, ठीक, सो 308 आ जाएगा ना। तो इस तरह से है, तो इस तरह एग्जाम में बना के पूछ लेगा इस तरीके से कि 11k स्क्वायर प्लस r की वैल्यू क्या है, ऐसा कुछ। तो ये तो मैंने खुद ही कंस्ट्रक्ट किए थे इस तरह से। तो ठीक है, देख लो किसी को अभी डाउट है तो आप पूछो एक बार। सो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी बनाते हैं, ऐसे ही बना देंगे, वो कांस्टेंट लेके फिर पूछ लेते हैं k क्या है r क्या है, इस तरीके से। ठीक है जी, आगे लिखूं तो नेक्स्ट जो है ऐसे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जो पुराने थ्योरी किए हमने, आगे थ्योरी अगले क्लास में करेंगे टाइम ना। हाँ देखो, तो ये बेसिक मैंने जो नॉर्मल जो पॉपुलेशन होता है उस पे बेस्ड हमने कुछ सैंपल का कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस देखा है। अच्छा और भी लिख सकते हो, हालांकि अगर यहाँ पे एस स्क्वायर यूज किया ना मैंने, तभी तो ऐसा हुआ ना। अगर तुम चाहो तो एस स्क्वायर की जगह अगर सिग्मा स्क्वायर यूज किया होता तो फिर वो जाए कहीं ना कहीं क्या बनता, नॉर्मली बन जाता ना, जेड के टर्म में आ जाता।
लिखो एक तो क्वेश्चन ट्राई करो। एक क्वेश्चन ये है कि तुमसे पूछ रहा है कि लेट fx ऑफ x इज, ये बता रखा है तुम्हें 6/x की पावर 7, ठीक है। x जो है मोर देन इक्वल टू 1 है, 0 अदरवाइज। तुमसे पूछ रहा है कि देन ऑप्शन ए है, अच्छा तो मैं ये तो लिख दिया, मान लो सच दैट x1 x2 xn आर IID फ्रॉम fx ऑफ x, मतलब इन सबका डिस्ट्रीब्यूशन यही है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है देन ऑप्शन ए x बार कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, क्या होगा बताओ, ये नंबर क्या होगा, तुम खुद ही बताओ। x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू क्या होगा? ऑप्शन सी 1/n समेशन, ये मैं पहले पढ़ा था, जस्ट ये लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे लिख दिया क्वेश्चन। दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट, एंड ऑप्शन ई ABCD, दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, बताओ इसका आंसर। क्या रहा है? 11/5। किसमें 1/5 कोई कह रहे हैं, 6/7 कोई कह रहे हैं, हाँ प्रोबेबिलिटी का बता रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का 11/5। दोनों का सेम ही आएगा एक्चुअली यहाँ पे, बताओ। क्योंकि कांस्टेंट पे जा रहा है ना, तो अब पता इफ एंड ओनली इफ होता है। इन दोनों का आंसर सेम आएगा, इन दोनों का सेम आएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट पे कन्वर्ट कर रही है ना। तो आपको पता है कि इन जनरल अगर तुम ये बोलते हो कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू, फॉर एग्जांपल लेट्स से k, तो ये ऑब्वियस है कि x बार कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू k, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि थ्योरम था ये। और हालांकि ये इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा अगर कांस्टेंट है तो। ये चीज बाकी के लिए भी है, 1/n समेशन xi की पावर r, दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू, मान लो कोई नंबर है, यही ले लो। सो इफ एंड ओनली इफ 1/n समेशन xi की पावर r, कांस्टेंट है तो इफ एंड ओनली इफ है, अदरवाइज स्ट्रॉन्गर कंडीशन कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी है। तो कन्वर्जेंस इन जनरल क्या होता है कि xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x, देन xn विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x। ये इन जनरल थ्योरम है, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सर 6/5 और 6/4 किसका ए बी का क्या आया? सर ये प्रोबेबिलिटी पे 6/5 हो जाएगा। हाँ, पहले दूसरे दोनों का
ठीक है 6/5 दोनों का। हाँ और सर ये g of x square 6/4 है तो प्रोबेबिलिटी में 6/4 में चला जाएगा। हाँ वो नहीं मतलब ठीक है। यहाँ पे ये एक्चुअली वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर यूज कर लो और वहां से अगर ऐसा हो गया तो ऑब्वियसली वो होगा। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी इंप्लाइज कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो आंसर होगा वही उसका होगा। जो बी पार्ट का आंसर है वही ए पार्ट का आंसर होगा। जो डी का आंसर है वो सी का आंसर होगा। क्योंकि सी के लिए वैसे तुम्हें फिर सेंटर लिमिट थ्योरम लगाना पड़ेगा अलग से करोगे तो ये है। तो ए सी के लिए सेंटर लिमिट थ्योरम लगाना पड़ेगा वैसे करोगे तो, या फिर सी डी एफ निकाल के इंटेंशन लगाना पड़ेगा। और बी डी के लिए वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। लेकिन एक्चुअली क्या है थ्योरम है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी विल इंप्लाई कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो तो होगा ही। ये है हाँ सर सही है। ठीक है ना। देख लो एक बार किसी को डाउट हो तो बताओ मुझे। ये है ठीक है ना। ओके एक मिनट तो क्वेश्चन इसी टॉपिक का है बताओ। या जैम का भी देख सकते हैं, अभी कोरोना टाइम है ना, एक बार जैम का क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं तो अभी भेजा ठीक है ट्राई करते हैं। सर इसमें मेरे को भी डाउट था, मैंने भी आज ही करा। चलो देखो क्या भेजा है। तो संजय क्या भेज रहा है? सी ऑप्शन बस। अच्छा आपका सी ऑप्शन। हाँ इस तरह क्वेश्चन बना दिया ना उसने। ओके देखो सो क्वेश्चन क्या है कि x1 x2 x3 दे आर IIB नॉर्मल 0 1। ठीक है। सी ऑप्शन तुम ये कह रहे हो कि x1 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं ना। तो देखो जरा x1 क्या है, मतलब ध्यान दो पहले तुम। x1 क्या है? नॉर्मल 0 है ना। और x2 प्लस x3 स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? x1 जेडी है का स्क्वायर 2। लेकिन रूट तो है नहीं, इसका रूट नहीं है ना। ओके तो अब जब रूट नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि रूट अगर ऊपर यूज करे ऐसा। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे तुम्हारा क्या है कि अगर x1 जो है नॉर्मल 0 1 है ना, तुम्हें मीन पूछा है ना। ओके सो इसको थोड़ा सा बैलेंस सही है क्या? है ये टाइप सही हुआ है क्या? क्या पता कुछ और हो। नहीं, कई बार गलती हो जाती है, लेकिन ठीक है अभी मान लेते हैं सही है। सो हाँ भाई ऑफिशियल से चेक कर सकते हैं। हाँ ऑफिशियल से चेक कर सकते हैं ऐसे तो बाकी देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या है, अगर मैं तुम्हें हाँ इसका अगर डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन ले लो।
हाँ वही तो डायरेक्ट, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये ऑड तो नहीं ना बनेगा? एक्चुअली देखो भाई ये तो आसान हो गया ना, तुम ये बताओ ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इसको मैं, यस और नो बोलो। हाँ क्योंकि ये तो ऊपर लिख रखा है ना यहाँ पे, तो x1 जो है x2 x3 से इंडिपेंडेंट है, तो x1 x2 x3 का जो फंक्शन होगा उससे भी इंडिपेंडेंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस क्वांटिटी इज फ्री फ्रॉम दिस। और ये कितना है, सर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हाँ सर ये जीरो क्या? नहीं नहीं t नहीं बनेगा, 0 इंटू समथिंग 0 खत्म, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे x1 एंड 1 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट। t नहीं बनेगा, t तब बनता जब रूट अंडर होता नीचे, t पता है कब बनता, जब ये होता ऐसा x1 अपॉन रूट अंडर, हाँ ये होता तब t स्क्वायर बनता। सो ये होता कि तुम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो यहाँ पे, तो फिर 1/√2 बाहर, और देन ये t डिस्ट्रीब्यूशन विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर इसका डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन भी ले लेते तो x1 के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करते तो ऑड फंक्शन तो 0 ही बना देते। अच्छा हाँ, सो यहाँ पे ज्वाइंट तुम्हें लिखना पड़ेगा तीनों का, नहीं तीनों तो इंडिपेंडेंट ही है। हाँ इंडिपेंडेंट ही है, 1 1 0। हाँ तो ठीक है, और x1 के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर दो, ठीक है वही लॉजिक वही है। सो वो वही रहा यहाँ भी, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि माइनस से प्लस इन्फिनिटी में वो x1 के रेस्पेक्ट में ऑड फंक्शन हो गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है हाँ वो भी सही है, ये भी सही, मतलब वही होता है, डिपेंड करता है कि पर्सन डिफरेंट तरीके से सोचता है। शुरू में है ना हम लोग ये सोच सकते हैं, पहले आएगा नहीं रूट तो गायब है, तो नया तरीका क्या है, तो एक तरीका ये समझ आया कि ये है, और भी तरीका हो सकता है, तुमने कहा कि ठीक है इंटीग्रेट कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ट्रिपल इंटीग्रेट करो x1 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, और उसका नॉर्मल का जो पीडीएफ होता है 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ x स्क्वायर। सो ठीक है, तो यहाँ पे x1 स्क्वायर, फिर यही 3 बार चलेगा, मतलब वेरिएबल तो अलग अलग होगा ना, तुम लोग ज्वाइंट में कैसे लिखते हो, fx1 इंटू fx2 इंटू fx3, 3 वेरिएबल का फंक्शन बनेगा ना ज्वाइंट, तो fx1 x2 x3 तो इंडिपेंडेंट है तो ब्रेक कर दोगे तुम, तो fx1 इंटू fx2 इंटू वेरिएबल अलग अलग है ना, तो यहाँ पे ये x1 रहेगा, फिर यही चीज कोई दिक्कत नहीं है। जब dx1 dx2 dx3, सो dx1 के रेस्पेक्ट में ये ऑड फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले ही 0 हो गया तो बाकी इंटीग्रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी सही है, क्योंकि x1 के रेस्पेक्ट में ही ऑड है तो पहला इंटीग्रल ही 0 कर दिया इसको, तो बाकी इंटीग्रल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये भी ठीक है। तो वही डिपेंड करता है कि तुम्हारा अप्रोच क्या है ना, अप्रोच सोच के, तो ये एक अप्रोच है, ये दूसरा अप्रोच है, और भी अप्रोच हो सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे इसके बाकी पार्ट में ट्राई कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन देखो, मान लो मैं कर ही देता हूँ, इसलिए वाला कर दिया है, लेकिन इसके बाकी पार्ट्स देखो, तो इसी क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, ए पार्ट बोला है √2 x1 माइनस x2 अपॉन √x1 प्लस x2 होल स्क्वायर, जो हमने कल थ्योरी पढ़ा उसी थ्योरी पे क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो कल हमने सैम्पलिंग की थ्योरीज पढ़ी थी उस पे बेस्ड है, इसको ट्राई कर लो। तो पूछ रहा है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन t1 होगा क्या, क्वेश्चन ये है, मतलब ऑप्शन है ये कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन t1 होगा क्या, तो आप चेक कर लो, इसको नॉर्मल बना लो, इसको काई स्क्वायर बना लो, उससे आ जाएगा है ना। तो अगर मैं ट्राई करूं कि, तो हमारे पास थ्योरीज वही है, x1 माइनस x2 का मीन 0 है, वेरिएंस 2 आएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन √2 आएगा, सो ये √2 कर देते हैं अभी, ठीक। और जब 2 बार लेके काट लो हो जाएगा। हाँ वो 2 को नीचे बुला लोगे तुम, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में, so x1 प्लस x2, यहाँ भी √2 की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, है ना। तो अच्छा इससे मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया जो जैम में ही आया हुआ है ना, जब तक तुम लोग ये सोचो, इसमें ये है, मान लो एक ऑप्शन बना दो कि कोई भी ऑप्शन है ना, इसमें ये पूछा हुआ है कि x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 होल स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये ना, हाँ ये सर ये बहुत ये जैम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। 2005 हाँ स्टार्ट, x1 कितना आता है, मतलब नॉर्मल है सर, f1 हाँ सेम क्वेश्चन, मतलब सेम ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इसी क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, हाँ ये भी इसी क्वेश्चन, 1 आ जाएगा ना, एक मिनट, तो 1/2 1/2 हाँ भाई f1 तो डेटा 2 इस 2 को यहाँ भेज दिया, ठीक है। चलो
तो मैंने 2 से डिवाइड किया तो √2 कट गया, √2 यहाँ, तो √2 अंदर शिफ्ट हो गया, √2 एक मिनट 2 बाहर, सही है, ठीक है ना, नॉर्मल 2 बाहर जाएगा √2 आएगा, चेक करो ये सही लिखा है मैंने, एक क्योंकि एक √2 कम पड़ रहा होगा ना, नहीं वो √2 से आपने ऊपर नंबर में डिवाइड किया उसको नीचे भी तो करोगे। नहीं एक मिनट, जैसे ये वाला √2 मैंने यहाँ लिया, 2 आया, 2 को डिनोमिनेटर में भेज दिया तो √2 बन के गया। फिर 2x3 है सर। अरे सर ने वो √2 नीचे भेजा है ना, तो वो स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कट गया। 2x सर वैसे सही बताऊं तो सिंपल ऐसे कर सकते थे, x1 + x2 को हम ये लिख लेते, √2 और इनटू में मान लो y लिख लो, वो नॉर्मल 0 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 कॉमन ले लो, √2 से √2 कटा, नहीं बना लेते ना हम का ही चीज तो सेम ही थी वैसे। इसमें अभी चेक करो, इसमें क्या है कि मैंने क्या किया, देखो जैसे उस √2 को तुम इधर बुलाओगे तो ये क्या होगा, एक काम करो, देखो जैसे मैं इसने कहा ना, सो x1 - x2 अपॉन में तुम्हारा क्या है, अभी तुम यही रहने दो, इसको √2 यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मुझे क्या जरूरत है, √2 से डिवाइड करने की ना, तो ये √2 मैं यहाँ भी डिवाइड करूंगा, तो √2 से यहाँ डिवाइड कर स्क्वायर जाके 2 होगा। सर ये गलत है ये ऑप्शन, उसने यही तो पूछा है कि t1 होगा या नहीं, तो ऑप्शन गलत है ना, हाँ हाँ तो ऑप्शन गलत है बेसिकली, ये √2 नहीं होता तो बन जाता है कैसे। तो यहाँ पे x3² ऐसा बन जाएगा, अभी देखो अभी ऐसा है, तो मैंने जो √2 यहाँ डिवाइड किया ना, वो √2 यहाँ डिवाइड किया, तो एक √2 एक्स्ट्रा रहेगा एक्चुअली, तो ये √2 एक्स्ट्रा रहेगा। अब ये नॉर्मल 0 1 जो कि z था, तो ये हो गया तुम्हारा z, और यहाँ chi² 2 बनेगा, chi² 1, ये क्योंकि नॉर्मल 0 1 है, तो chi² 1 chi² 1 chi² 2, तो यहाँ 2 भी तो चाहिए, तो फिर इस 2 से, फिर 2 से तुम डिवाइड करोगे इस पूरे को एक साथ, क्योंकि 2 चाहिए, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई, तो ये √2 बाहर आया, तो यहाँ √2 आएगा एक, लेकिन यहाँ पे ये chi² 2/2 है रूट में अभी, ठीक, तो अब ये कैंसिल हो गया, तो अब ये बन गया t विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ एक्चुअली, 1 नहीं, क्वेश्चन में 1 पूछा हुआ है, हाँ उसमें 1 पूछा है, तो इसलिए गलत है। अच्छा ये ऑप्शन देखो, इसका क्या आंसर होगा, तो इसमें क्या करते हैं, सेम लॉजिक यहाँ भी है कि यहाँ तुम √2 से डिवाइड करो और यहाँ भी √2 से डिवाइड करो, हाँ, सो ये स्क्वायर और इसका स्क्वायर, सो न्यूमरेटर नॉर्मल 0 1 है, तो chi² 1, डिनोमिनेटर नॉर्मल 0 1 है, chi² 1, अब दोनों इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसका कोवेरिएंस 0 आएगा, इंडिपेंडेंट है, तो मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है, नॉर्मल है ना, तो इंडिपेंडेंट नॉर्मल तो बाई, वही पहला वाला जो आपने करवाया था वो, उसमें इंडिपेंडेंट बनेगा वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हाँ कौन सा पहला वाला, और √2 x1 - x2, नहीं समझे मैं, नहीं पहला ऑप्शन आपने डिस्कस किया था ना, ये वाला, हाँ हाँ इसका तो इंडिपेंडेंट है ना, चेक करो, है तो x1 - x2 इंडिपेंडेंट है x1 + x2 से, क्योंकि कोवेरिएंस 0 आएगा, यस सर, और ये इससे भी इंडिपेंडेंट है, और 3 से तो ये पूरा इस पूरे से इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए तभी हो पाएगा, तो ये है, यहाँ भी इंडिपेंडेंट है दोनों, तो F11 इसका आंसर है। बाकी ऑप्शंस भी इसके ऐसे ही हैं, बाकी ऑप्शंस भी देख लो, जैसे है ना, पहला ऑप्शन हो गया, बी वाला देख लो, जैसे बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन में जो बोला है कि जो बी ऑप्शन कह रहा है आपसे इसी क्वेश्चन में कि लाइक x1 + x2 होल स्क्वायर एंड x1 - x2 होल स्क्वायर एंड प्लस 2x3 होल स्क्वायर, ये हो गया, तो फिर से वही है, पहले तो √2 से मल्टीप्लाई करके उसको कहीं ना कहीं नॉर्मल chi² में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ तुम √2 से डिवाइड किया, तो वो √2 यहाँ भी जाएगा और वो √2 इस 2 को खत्म कर देगा, ठीक, मतलब 2 से डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये तुम्हारा हो गया chi² 1, और यहाँ chi² 1 chi² 2 हो गया, चेक कर लो फिर से, अब ये फिर से इंडिपेंडेंट है, x1 + x2 इसके साथ इंडिपेंडेंट है, ये इसके साथ भी है, तो पूरा न्यूमरेटर पूरे डिनोमिनेटर से इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे 1 में, यहाँ 2 में, 2 डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/2 एक्स्ट्रा आएगा, और फिर ये F12 बनाएगा, चेक कर लो भाई, तो इस तरीके से होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत ही है बी वाला,
क्योंकि इसने डायरेक्टली F12 लिखा हुआ है तो वो गलत है, क्योंकि 1/2 एक्स्ट्रा यहाँ पे, क्योंकि ये है ना और ये मिल के F बनाया F12, तो 1/2 एक्स्ट्रा है, तो ये बी ऑप्शन है। ये इंडिपेंडेंट होगा मतलब chi square 1 ऊपर दोनों ऊपर नीचे दोनों है ना? हाँ, कहाँ chi² 1 किसमें कह रहे हो तुम? तो इंडिपेंडेंट होगा। अरे तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हूँ ना, ये नया है, नहीं, ये chi² 1 और ये chi² 1। हाँ सर बी में बोल रहा है इसमें, हाँ इसमें ना बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, ये हाँ तो ये वाला इससे इंडिपेंडेंट है ना, हाँ और ये वाला इससे भी इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? कोवेरिएंस बिटवीन x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 0 आएगा, और ये बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि इंडिपेंडेंट नॉर्मल है, तो ये बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा x1 x2 एक साथ, तो ये इंडिपेंडेंट है दोनों। हाँ उसके बाद फर्क नहीं पड़ता है कि डिपेंडेंट आ रहा है कि नहीं? नहीं तो फ्री हो गया ना, तो वो कोई नया रैंडम वेरिएबल मान लो W है, ये कोई Z है, ये T है, तो दोनों अलग अलग रैंडम वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होना चाहिए, न्यूमरेटर जो डिस्ट्रीब्यूशन जो भी रैंडम वेरिएबल है, डिनोमिनेटर जो भी, वो इंडिपेंडेंट एक दूसरे से होने चाहिए। तो इंडिपेंडेंट का मतलब इंग्लिश वाला इंडिपेंडेंट नहीं, स्टैटिस्टिक्स वाला इंडिपेंडेंट, कि कोवेरिएंस 0 हो जाए। ठीक है ना, तो ऐसे ही है, बाकी ट्राई करके देखना हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जो है ना 19 वाला जो है, तुम्हें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, या वैसे भी हो जाएगा तुम्हें, सर ये वैसे ही हो जाएगा, सिंपल है। ये chi² का तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कैसा PDF PMF होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से। कल ही तो आपने ग्राफ वाला बताया, जैसे जैसे n बढ़ाएंगे एरिया बढ़ेगा, तो उससे आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इसको। तो अभी सैम्पलिंग वाला, आज तो हमने सैम्पलिंग का असाइनमेंट कराया नहीं, मैं तुम्हें बोला था सैम्पलिंग का आप लोगों ने ट्राई किया है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेते हैं इसका, हाँ सर, हाँ, है ना। तो अभी लास्ट क्लास में सैम्पलिंग कराया, आज भी सैम्पलिंग पे बेस्ड कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस डिस्कस किया, स्पेशली नॉर्मल का। तो जो आप ड्राइव में आपके पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जो असाइनमेंट्स हैं, सो उसको आप ट्राई करके आओ नेक्स्ट क्लास तक। फिर हम लोग एस्टिमेशन में आएंगे। अब एस्टिमेशन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एस्टिमेशन है तो डिफाइन करना है, क्वेश्चंस करना है, डिफाइन करना है, क्वेश्चंस करना है। और एस्टिमेशन में क्या है, एक टर्म, एक डेफिनेशन, एक थ्योरम है, एक डेफिनेशन एक थ्योरम है हर टॉपिक में, तो ऐसा है। उसमें बहुत थ्योरम है, सही। हाँ मतलब वो थ्योरम्स तो हैं, तो मैं बोल रहा हूँ सैम्पलिंग, जैसे ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जैम 2005 से 2023 ये करके आओ कम से कम, जैम MS का। गेट वाला भेजा था कि नहीं? नहीं, गेट का नहीं भेजा। गेट का नहीं, मैं गेट का बोलता हूँ, बना के भेज देगा वो, तो बाकी में हो जाए। क्वेश्चन है ना, तो ये जल्दी हो जाता है। हाँ तो ये करके आओ, ये वाला PYQ सैम्पलिंग जैम MS कंप्लीट करके आओ नेक्स्ट क्लास में। तो कल मतलब कल ही, क्योंकि स्टार्ट डेली चल रहा है इसमें, तो कल इसका डिस्कशन करते हैं, फिर एस्टिमेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो अभी मैं एस्टिमेशन स्टार्ट नहीं किया, एस्टिमेशन में अनबायस्ड, कंप्लीट, सफिशिएंट, वो सब UMVU आएगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसके डिस्कशन के बाद। ठीक है, तो आज के लिए स्टॉप करता हूँ, ये आप ट्राई करके आओ, ये असाइनमेंट कंप्लीट करके आओ नेक्स्ट क्लास तक। सर एस्टिमेशन भी आप रोहतगी से ही पढ़ाओगे? जनरली रोहतगी मेरे पास कैसेला बर्गर भी है, रोहतगी भी है तो सेम ही चीज़ है। मेरे पास किताबें तो यहाँ बहुत सारी 20-30 किताबें पढ़ी हैं, कैसेला बर्गर भी है, लेकिन इसमें बहुत कॉम्पैक्ट है, इसका देखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट तो मुझे पता ही है। रोहतगी में भी जब मैं लास्ट ईयर जब पढ़ रहा था, मतलब फ्रेंड्स से मैंने देखा, मुझे खुद से समझ नहीं आता। उसमें बहुत सही लिखा है, ये कैसेला बर्गर में फर्स्ट टाइम तुम्हें समझ नहीं आएगा, इस ऐसे लिखा हुआ है, रिपीटेडली पढ़ोगे तब समझ आना शुरू हो जाएगा। कई बार जब पढ़ लोगे 4-5-10 बार। साओ में अच्छा लिखा है सर, साओ में बहुत हाँ उसने बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत सही से लिखा, बेसिक, हालांकि एडवांस लेवल का नहीं है। साउ वाले बुक में कंप्लीट एस्टिमेटर का नाम ही नहीं लिया कहीं पे, ये है। ये दिक्कत है सर थोड़ा कुछ में ना, रोहतगी सब कुछ कंप्लीटली देता है। हाँ और उसमें ये साउ में वो हाइपोथेसिस अलग पढ़ा के रखा है, मतलब एरिया अलग डिस्कस किया है उसने। हाँ मतलब वो थोड़ा सा जो स्टार्ट कर रहा है एस्टिमेशन ना, तो उसको पहले पूरा साहू वाली बुक पढ़ लेनी चाहिए पूरा, जो प्रसन्ना साहू के है। डेफिनेशन पढ़ लो, थ्योरम पढ़ लो, एग्जांपल कर लो, एक्सरसाइज कर लो। एग्जांपल अच्छे हैं सर उसमें। हाँ बेसिक काफी एग्जांपल्स डिस्कस किए उसने समझने के लिए, आसान से, तो इस तरह से है। तो वो बेसिक जिसको है ना तो आसान लगता है। रोहतगी में क्या है, एक लेवल वो थ्योरेटिकली स्टार्ट करके थोड़ा अच्छा उसका डिफिकल्ट लेवल है। तो प्रसन्ना साहू वाली बुक आप देख सकते हो एक बार, मतलब जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाओ। मैं क्लास में तो कराऊंगा ही, तो ये है, क्योंकि वो बेसिक के लिए बुक अच्छी है, मतलब बेसिक से बैकग्राउंड मिल जाए। ये रहा ना वो पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा था स्क्रीन पे, ठीक है ना। अच्छा हाँ, ये जो मैं पूछा था अभी यही है। तो 5वां,
तो ये करके आओ पूरा, इसको कल कंप्लीट करके आओ, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये करके आओ। मैं गेट का बोलता हूँ वो बना के दे देगा, तो गेट का भी अगर होगा तो वो बना देगा एक बार, है ना, इस तरीके से। सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का इसको कंप्लीट करके आओ, कल इसका डिस्कशन करते हैं, फिर हम एस्टिमेशन स्टार्ट करेंगे। इस महीने समाओ में थ्योरी कंप्लीट करना है, फिर PYQ स्टार्ट करेंगे जैम का 2023 से 2005 तक का, फिर गेट का भी करा देंगे, फिर टेस्ट चलेगा, तो ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, चलो थैंक यू एंड गुड नाइट आज के लिए। जी सर, ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ।